अब आगे की क्लास कंप्लीट करते हैं। हमने जो भी लास्ट टाइम पढ़ा होगा उसको देखते हैं। आपके सिलेबस में जो था मैं वही पढ़ा रहा हूँ, अपनी तरीके से अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपके सिलेबस में रहा होगा मौलिक कर्तव्य, सॉरी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े होंगे। मौलिक अधिकार के बाद जो मैंने आपको पढ़ाया है वो फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं तो मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद में बताऊं, कहां से कहां तक है। 12 से लेके 35 तक हमने ये पढ़ा था। और उसके बाद हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े थे किस में, 51 के ए में। हमने बीच का सब कुछ छोड़ दिया था। तो कई बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि बीच का क्यों नहीं पढ़ाया था, तो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था जो भी सिलेबस में लिखा है हम उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। सिलेबस में फंडामेंटल राइट्स के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी थी, तो मैंने आपको ये वाली क्लास भी पढ़ा ली थी और ये वाली क्लास भी पढ़ा ली है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो इनके बीच वाला मामला है जिसको आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसा कुछ कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, नीति निर्देशक तत्व। तो अब जो भी हम पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व। तो आज की हेडिंग होगी आपकी नीति निर्देशक तत्व और उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व से भी दो प्रकार के क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। किसी को कोई दिक्कत है जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था? तत्व शुद्धवर्तनी में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। दो तात है उसमें। हम आजकल हिंदी में भी शुद्धवर्तनी सीख रहे हैं। जी के मैं तत्व को गलत लिख दिया, शुद्धवर्तनी में शुद्ध लिखना सीखोगे तो फायदा क्या है ना। अब मुद्दा करते हैं बात की, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम पर तो नीति निर्देशक तत्व रहे हैं, बट नीति निर्देशक तत्वों में भी दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हम लोगों को डायरेक्ट आर्टिकल याद होने चाहिए, जैसे पटवारी के पेपर में भी आता है 44। 44 बड़ा आसान भी है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। और 44 इसलिए पूछा गया था पटवारी के पेपर में कि उत्तराखंड भी समान नागरिक संहिता बहुत चर्चाओं में था, तब पूछ लिया गया था, अदरवाइज नहीं। अनुच्छेद 49 भी खूब पूछा जाता है। जो हमारे मोन्यूमेंट्स होते हैं, स्मारक होते हैं, उनका हमें क्या करना पड़ता है, संरक्षण करना पड़ता है। पर्यावरण से रिलेटेड होता है 48, वो भी हमसे खूब पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऐसा अनुच्छेद भी पूछ लिया जाएगा कि किसमें मद्य निषेध को बैन किया गया। मद्य निषेध को बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने नशेड़ी टाइप्स, तो ये नशा उसा जो बंद कर रखा है, ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है और वहां पे पूछा जाता है कि महिलाओं को जो प्रसूति सहायता मिलती है, मैटरनिटी लीव टाइप्स जो मिलता है, अगर कोई महिला सरकारी नौकरी करती है तो उसे 6 महीने तक की छुट्टी मिल जाती है जब उनका बेबी होता है। तो और उस 6 महीने में भी उनको क्या मिलती है, सैलरी वगैरह मिलती है। तो वो भी किसी न किसी अनुच्छेद में लिखा गया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि नीति नहीं दे सकता, तो हमें हमको एक चीज तो आर्टिकल लर्न होने चाहिए। और आर्टिकल जो भी हमको लर्न करने लगभग 39 से लेके और 49 तक, ये अनुच्छेद ऐसा है कि 10 अनुच्छेद लगभग लगभग पेपरों में खूब पूछ लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं 36 नहीं बताऊंगा, 37 नहीं बताऊंगा, 38 नहीं बताऊंगा, या 50 नहीं बताऊंगा, या 51 नहीं बताऊंगा। यहाँ तक कि 51 भी काफी महत्वपूर्ण है। बट इस बीच के जो 10 से 12 आर्टिकल है, वो आर्टिकल हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। जो भी उनमें लिखा होगा वो मैं आप लोगों को समझा तो दूंगा। पर एक पॉइंट तो ये है कि हमें अनुच्छेद पूरे के पूरे क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। इस बीच के अनुच्छेद, पूरे संविधान के अनुच्छेद तो हमें लर्न करने नहीं है, बट नीति निर्देशक तत्वों के जो अनुच्छेद हो ठीक ठाक महत्वपूर्ण होते हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आई नो कि आपको पहले से भी आपने ये पढ़ा है, थोड़ा बहुत याद भी होगा। बट आजकल मैं यही बात बोल रहा हूँ कि पढ़ा पहले भी, अब हमें याद करनी है चीजें, और क्लास में ही ये चीजें याद कर लेनी है। ओके। दूसरा चीज, हम नीति निर्देशक तत्वों की इंपॉर्टेंस को देखेंगे, इसमें कुछ और भी फैक्ट होंगे कि नीति निर्देशक तत्वों में कई बार आता है कि सारे नीति निर्देशक तत्व पहले से ही नहीं लिखे गए थे, कुछ कुछ बाद में भी जोड़े गए थे। एक बहुत बार आता है, तुमने देखा भी होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाएगा। एक बहुत बार तुमने देखा होगा कि निशुल्क और विधिक सहायता, जो हमने मौलिक अधिकार में भी पढ़ा था, तो वो नीति निर्देशक तत्वों में भी ऐड किया गया। मौलिक अधिकार में भी है वो, और नीति निर्देशक तत्वों में भी है वो, पर वो बाद में जोड़ा गया था। जैसा आपने देखा होगा कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या देनी है, एजुकेशन देनी है। 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों में क्या होता है, आंगनबाड़ी टाइप्स। तो आंगनबाड़ी टाइप्स को भी बाद में ही जोड़ा गया था। तो नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझे हो, अभी मैं इनको पढ़ाना क्या है मैं वो बता रहा हूँ आपको। एक तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको आर्टिकल लर्न करने हैं, एक मुद्दा तो ये है। और दूसरी मुद्दा ये है कि आपको नीति निर्देशक तत्व की कुछ विशेषताएं भी पढ़नी होगी कि है क्या ये नीति निर्देशक तत्व, और ये नीति निर्देशक तत्व है क्या, और नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से अलग कैसे। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो वहां पे प्रश्न भी बन जाता है कि फंडामेंटल राइट
और नीति निर्देशक तत्वों में जो आपके डिफरेंस है उसको बताओ। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है ये भी हमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बता चुका हूं। एक तो मैं किस पे फोकस करना बताओ, आर्टिकल पे, और एक हमें फोकस करना है विशेषताओं पे कि यार नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ तो रहे हैं पर है क्या चीज है नीति निर्देशक तत्व। हम बेफालतू में नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं, है क्या ये चीज नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप डीपीएस भी बोल रहे हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप जिसे कह रहे हो, ये है क्या और ये कैसे अलग है मौलिक अधिकारों से। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि नीति निर्देशक तत्व है क्या, इनकी विशेषताएं क्या है और ये फंडामेंटल राइट से अलग कैसे है। अगर है तो कुछ तो अंतर होगा, ये अगर अलग ही है ये तो ये कुछ तो अलग होगा, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। जब हमें ये बातें समझ में आ जाएगी कि नीति निर्देशक तत्व होती क्या चीज है, फिर तो हम अनुच्छेद याद कर लेंगे। और अगर हम डायरेक्ट अनुच्छेदों को रट्टा लगा लेंगे तो बात सही नहीं है ना। मैंने आपको मौलिक अधिकार भी पढ़ाए थे, बट मौलिक अधिकार मैंने तुम्हें अनुच्छेद 12 से नहीं पढ़ाए थे, मैंने मौलिक अधिकार आपको 1200 से पढ़ाए थे। 1215 वाली डेट याद आ रही है आपको? मैंने अनुच्छेद मौलिक अधिकार पढ़ाने के लिए आपको ब्रिटेन से शुरुआत करी थी। तो पहले हमने ये समझा था कि है क्या ये मौलिक अधिकार, आए कहां से मौलिक अधिकार। तो आज हम पहले क्या सीखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व है क्या, कहां से आए हैं, कौन लाया है, कैसे में आया है और ये मौलिक अधिकारों से अलग कैसे है। जब हमें ये बारी सारी बातें पता लग जाएगी उसके बाद तो अनुच्छेदों को हम वैसे भी रट लगा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? हेडिंग डालेंगे नीति निर्देशक तत्व। अभी क्लास शुरू भी नहीं हुई है और मैं जस्ट आप लोगों को इतना ही बता पाया हूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, और मैं क्लास से स्टार्टिंग में इसलिए ये बातें बताता हूँ कि थोड़ा माइंड सेट हो जाए कि हाँ भाई आने वाले समय में ये चीज होने वाली है, पहले से ही तैयार हैं आप। अब नीति निर्देशक तत्व के हम कुछ फैक्ट लिखना शुरू करते हैं, और नीति निर्देशक तत्व के जब भी हम फैक्ट लिखना शुरू करेंगे तो इसके फैक्ट क्या होंगे उनको समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन तो वही आते हैं कि नीति निर्देशक तत्व भी तो हमारे संविधान में ऐड है, और नीति निर्देशक तत्व तो हमारे संविधान में ऐड है तो कहाँ पे ऐड है, कौन से अनुच्छेद में ऐड है, कौन से भाग में ऐड है, किस देश से लिए गए, वगैरह वगैरह, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबको पता होती है। हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट पहले बेसिक तो पता हो कि हो क्या रहा है जीवन में। ठीक है, तो इसके बारे में लिखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में, तो भाग 4 में है। अगर पूछा जाएगा कौन से अनुच्छेद में, तो मैंने अनुच्छेद शुद्ध वर्तनी में सही लिखा है। ठीक है, आप गलत मत लिख देने से। कल परसों ही हमने वर्तनी वाला टॉपिक पढ़ा है, तो ऐसा नहीं कि आप वर्तनी वाला टॉपिक हिंदी में पढ़ रहे हो जीके में गलत ही लिख रहे हो, है ना। तो अनुच्छेद हम नॉर्मल लिख देते हैं हमेशा। छा से पहले क्या आएगा, जैसे पढ़ा ना, तरु छाया, छत्र छाया, प्रति छाया, वृक्ष छाया, है ना। तो ये बातें याद रखना आपको। अनुच्छेद कहां से कहां भाई? 36 से लेके 51। इसके अलावा हम एक चीज और पढ़ते हैं, और ये मैं आपको बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूं, और जब मैंने आपको पॉलिटी का ये वाला टॉपिक पढ़ाया होगा कि बहुत सारी चीजें हमने दूसरे देश के संविधानों से ली हुई है। तो नीति निर्देशक तत्वों को लेने के लिए हम किस देश से प्रेरित हुए थे, किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। ये वाला टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और मैंने कंप्लीटली आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि जो हमने विदेशी स्रोत से अपने संविधान में चीजें ऐड करी है वो क्या क्या चीज ऐड करी है। अगर क्वेश्चन आएगा आपके पास नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है, तो आप क्या बोलेंगे? आयरलैंड से। बट यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि खुद आयरलैंड वाले भी कहीं से खरीदे हैं, इसे लिए हैं, तो वो आता है स्पेन से। कभी प्रश्न बनेगा आपको कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से प्रेरित है, तो हम क्या बोलेंगे? आयरलैंड। बट इन केस क्वेश्चन ये आ जाएगा कि आयरलैंड वालों ने खुद कहां से ये प्रेरित होकर लिए हैं, तो स्पेन से। ये ध्यान रखना। तो मूल कहां हो गया इसका, बेस रूट कहां है इसका? स्पेन। स्पेन से आयरलैंड, आयरलैंड से इंडिया। तो ये बात आप बेसिक सा याद कर लेना। ठीक है, एनी बेसन कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। एक क्वेश्चन आया था मॉक टेस्ट में कि एनी बेसन कहाँ की थी, क्या पता वो रियल पेपर में भी होगा। एनी बेसन का उत्तराखंड के इतिहास में भी खूब बोलबाला है, और एनी बेसन का जब हम कांग्रेस पढ़ते हैं वहां पे भी खूब बोलाबाला है ना। कल परसों मैंने पढ़ाया भी था आपको, तो ये बातों को थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, ये बेसिक सी बात है इसकी। कहाँ पे है हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व? भाग 4 में, अनुच्छेद में कहाँ पे है और किस देश से लिए गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, क्यों, वाई? नीति निर्देशक तत्व क्यों, मतलब क्यों जरूरत पड़ी इसकी, तो हम क्या बोलेंगे इसका उद्देश्य क्या है बताओ? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या बोल रहा हूं मैं? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना।
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इसका उद्देश्य है। किसका? नीति निर्देशक तत्व का। ओके, अब इसको समझते हैं हुआ क्या है। अभी तो हमने बोल दिया इसका एम क्या है, बट आए कैसे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हुआ क्या मामला। जब इनको ऐड करने की बात हुई, जब संविधान सभा बनी थी ना, ये भी पढ़ा था ना मैंने, 390 सदस्य थे, कैसे कैसे बना था, 10 लाख पे एक मेंबर था, देश रियासत, याद आ रहा आप लोगों को कुछ? तो मैं कह रहा हूं कि जब वो सभी लोग इकट्ठा हुए होंगे कि संविधान सभा बनाएंगे या संविधान को बनाएंगे, तो भाई किसी ने तो मुद्दा रखा होगा कि ये भी होने चाहिए या ये नहीं होने चाहिए। कुछ तो बात आई होगी। जैसे कि हम सारे के सारे लोग हैं यहाँ पे, और हम सारे के सारे लोग कुछ रूल बना रहे हैं कि कैसे कैसे क्लासेस चलेगी, तो सब लोग अपनी अपनी बातों को तो रखेंगे। तो किसी ने तो शुरुआत करी होगी। कहाँ से मामला आता है, क्या मामला आता है, पहले उसको समझेंगे। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता चला है, अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पेज। हमने एक चीज देखनी है। एक व्यक्ति का नाम आता है और वो नाम है बी एन राव। कोई मुझे बता सकता है हु इज बी एन राव? अरे, संवैधानिक सलाहकार। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है मेरे दोस्त? बीएन। ये यार, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछ भी लिया जाएगा। बेसिक बेसिक तो पता ही होना चाहिए ना दोस्तों। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन। जब संविधान को बना रहे होंगे तो सारे के सारे अच्छे मुद्दे तो नहीं रख रहे होंगे ने, कुछ ना कुछ गलत मुद्दे भी रख रहे होंगे। फिर सलाहकार समिति बता रही थी कि यार ये गलत है, ये सही है। समझ आ रहा है आपको बात? जब हमारा संविधान बना है, सोचो, जस्ट फॉर इमेजिन ये करो कि जब हमारा संविधान बना, ये जब हमारा संविधान ड्यूरिंग बन रहा था, तो अगर उसमें 100 अनुच्छेद होते, मैं ये कह रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर उसमें 100 अनुच्छेद होते, तो जब संविधान बनाने वाले लोग हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये 100 ही मुद्दे लेके आए और सारे के सारे सही मुद्दे लेके आए और सारे के सारे ऐड कर दिए? ऐसा पॉसिबल है? या जब हमने विदेशी देशों के स्रोत पढ़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि विदेशी देशों के 11-12 देशों से ही लाए होंगे और विदेशों से लाए होंगे? फिर यहाँ पे बहसें हुई होंगी। कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन। याद कराया था ना, लिखाया था। तो 114 दिन जब बहस हो रही, जैसे कोई सपोज करो कि कोई ऐसा देश कि जहां से कुछ खरीद, पाकिस्तान, पाकिस्तान तो चलो बेकारी हो गया, और कोई देश है चाइना, चाइना से कुछ खरीदा नहीं है। तो सपोज करो हम चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेके आते, और यहाँ पे जब बहस हुई होगी तो लोगों ने बोला होगा ये तो गलत रूल है, तो उसने नहीं किया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? बहुत सारी चीजों का ऑप्शन रखा गया होगा और उसमें से बेस्ट बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया, ऐड। जैसे हम सभी लोग मिला के कोई रूल बनाएंगे, तो सब लोग अपने अपने मुद्दों को रखेंगे और जो बेस्ट होंगे उनको क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, उन्हें क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे। तभी तक 114 दिन की बहस हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही होगी, मगर कई कई चीजों के लिए नेग्लेक्ट और नकारात्मक भी तो रहा होगा, कई कई चीजों को डिलीट भी कर दिया होगा। कि कोई पर्सन कह रहा होगा कि संविधान में ये भी होना चाहिए, कोई पर्सन कह रहा था कि संविधान में ये भी होना चाहिए, फिर उसमें बहस हुई होगी, तो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए, गलत है, तो उसे हटा दिया गया। फिर किसने बोला होगा ये होना चाहिए, तो फिर लगा हाँ यार ये तो सही है, ये होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए कौन सही गलत का फैसला करेगा, वो कौन है भाई? बीएन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे भाई? बीएन राव। इन बीएन राव ने कहा है कि हम अपने देश के नागरिकों को क्या दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अधिकार दे रहे हैं। और मौलिक अधिकार आपने पढ़े हैं, तो ये अधिकार ना दो टाइप्स होने चाहिए। अगर हम अपने देश के नागरिकों को अधिकार दे रहे हैं, तो ये अधिकार दो टाइप्स के होने चाहिए। ये अधिकार जो होने चाहिए आपके पास, ये दो टाइप के अधिकार होने चाहिए। ये बात इसने बोली थी, किसने? बीएन राव ने। एक मौलिक अधिकार तो पढ़ लिए, एक वो भी तो अधिकार है जो हमने फंडामेंटल राइट पढ़ लिए हैं। एक तो वो भी अधिकार है जो हमने क्या पढ़ लिए, फंडामेंटल राइट। और एक अधिकार बल डीपीएसपी के रूप में दे दो। अरे मौलिक भी तो अधिकारी थे, और ये भी क्या है, एक किस्म से अधिकारी है, बट फिर भी ये अलग क्यों है? तो यहाँ पे बात किसकी आती है? बीएन राव की। बीएन राव ने कहा कि भाई साहब जब आप अधिकार दे रहे हो, तो सारे अधिकार, अभी तो हमने संविधान नया नया बनाया था ना, 1950 की तो बात हो रही होगी है। आजाद हम 2-3 साल पहले हुए थे, तो अभी तो हम नए नए आजाद हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि व्यवस्थाएं कैसे चलेंगे, क्या रूल एंड क्या रेगुलेशन होगा। प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट होगी, प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट होगी। तो उसने क्या बोला कि जो आपके अधिकार है, कुछ अधिकार तो ऐसे दे दो कि अभी के अभी दे दो। वो क्या थे? मगर कुछ अधिकारों को डीपीएसपी के रूप में दे दो कि स्टेट, राज्य, देश, संघ इसको आगे लागू करवाएगा। कब कराएगा, क्या कराएगा, कैसे कराएगा, कुछ पता नहीं, बट आगे ये चीजें होंगी। ये समझे बात को? जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि यार दोस्तों पढ़ना क्या है, तो तुमने बोला 3 दिन ये पढ़ना, हिंदी पढ़ना, और 3 दिन रीजनिंग पढ़नी, ऐसा कुछ बोल दिया आपने।
ठीक है, तो ये तो हमने फिट कर दिया कि डन, ये सारी चीजें होंगी। मगर साथ साथ में आप लोगों ने क्या बोल दिया कि आने वाले समय में हम हिंदी को 4 दिन पढ़ेंगे और रीजनिंग को 2 दिन पढ़ेंगे। ये कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए रूल नहीं बने, बट आगे ये व्यवस्थाएं की जाएंगी। अभी तो कौन सी व्यवस्था है ये, बट आगे हम इस पे भी क्या करेंगे, अमल करेंगे। तो सेम वही हो रहा है, जो ऑन द स्पॉट हमें अधिकार मिले उन्हें तो क्या कहा गया, फंडामेंटल, इसे मौलिक अधिकार कहा गया। और राज्य, देश, सरकार, संघ आगे भी जनता को क्या देंगे, अधिकार देंगे। वो कब देंगे, क्या देंगे, कैसे करेंगे, उसमें भी कोई बात नहीं है, बट ये मुद्दे आगे सरकार को लागू करने चाहिए। मुद्दा ये था कि जब दे नहीं है जनता को तो शुरू में क्यों ना दे दो। ये भी अधिकार ये इसका फायदा भी जनता को मिलेगा, इसका फायदा भी जनता को मिलेगा। तो ये अभी क्यों नहीं, ये बातें अभी क्यों नहीं। तो इन्होंने एक मुद्दा रखा था कि अभी तो हम नए नए आजाद हुए हैं, अभी हम संविधान नया नया बना रहे हैं, अभी हम लोगों को खुद पता नहीं है कि आगे जाके प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो सकती है। तो जो बहुत जरूरी है, जो अति जरूरी है वो तो दे दो, और जो अति जरूरी है उन्हें क्या बोला गया था, मौलिक अधिकार। और जो जरूरी है बट अभी चल जाएगा उनके बिना भी, तो उनको आगे आगे धीरे धीरे क्या करेंगे, हम ऐड करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों की बात। तो मौलिक अधिकार अलग चीज है, फंडामेंटल राइट अलग चीज है, और यहीं से उनमें पहला अंतर समझ में आता है कि जो भी डीपीएसपी होंगे वो गैर न्यायोचित होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिएबल, ऐसा कुछ बोला जाता अंग्रेजी में, और इसको बोला जाता ये क्या होंगे, न्यायोचित। अभी शायद से थोड़ा बहुत और समझ में अच्छे से आ जाएगा, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है देखो। अगर वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है, पीएन राव। इसने अधिकारों को कितने भागों में बांटा, 2। एक अधिकार बोला कि कैसा अधिकार होना चाहिए, न्यायोचित, और एक अधिकार कैसा होना चाहिए, गैर न्यायोचित। क्वेश्चन आएगा गैर न्यायोचित अधिकारों का उदाहरण हमारे संविधान में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, और न्यायोचित अधिकारों का उदाहरण हमारे संविधान में क्या है, फंडामेंटल। अगर उदाहरण पूछेगा, कथन वाले क्वेश्चन आएंगे, जब कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित है या नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है, तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, गैर न्यायोचित। नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें आपको गुण संधि दिख रही, न्याय प्लस उचित। संधि तो कल परसों कुछ दिन पढ़े पड़ी थी, न्याय प्लस उचित आ के बाद हुआ है तो ओ बन गया है। अगर फंडामेंटल राइट का हमारा हनन हो रहा था, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाए थे, तो हम कहां चले जा रहे थे, कोर्ट चले जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने। अगर आपको फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं और वो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, और उनमें न्याय की डिमांड कर सकते हो, उनको लागू किया जा सकता है। मगर गलती से कोई मुद्दा जो हम डीपीएसपी में पढ़ेंगे वो लिखा हुआ है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, अब वो आपको नहीं मिल पा रहा है, वो आपको अभी नहीं मिल पा रहा है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए गैर न्यायोचित, इसमें न्याय की डिमांड हम कोर्ट नहीं जाएंगे कि देखो संविधान में अनुच्छेद 32 में ये, सॉरी अनुच्छेद 38 में ये लिखा है, अनुच्छेद 40 में ये लिखा है, अनुच्छेद 42 में ये लिखा है। अभी हमने बोला ना कहां से कहां तक, तो इस बीच के अनुच्छेद में कोई बात लिखी गई है और वो आपको मिल नहीं पा रहा है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए वो कैसा है, गैर न्यायोचित। मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया था, अगर आप उसे समझे होंगे, कि जब आप लोगों ने बोला कि यार 3 दिन हिंदी पढ़ेंगे और 3 दिन रीजनिंग पढ़ेंगे, वो तो मैंने क्या कर दिया, फिट कर दिया, डन कर दिया। आप लोगों ने बोला आगे जाके समय के अनुसार धीरे धीरे जब हमारा देश ग्रो करेगा या हमारी कोचिंग ग्रो करेगी, तो हम हिंदी को 4 दिन करेंगे और रीजनिंग को क्या करेंगे, 2 दिन करेंगे। ये नीलम आई और पहले दिन कोचिंग आई और इसने बोला कि तुम हिंदी 4 दिन क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो उस पर बहस नहीं की जा सकती, वो कोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि हमने क्या बोला है, जो फिक्स किया है वो तो ये है। आगे करेंगे कब करेंगे इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए हम इस बारे में भी कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, अगर ये भी नहीं मिल रहा जो हमने फिट किया है, तो आप कोर्ट जा सकते हो कि भाई तुमने बोला था कि 3 दिन हिंदी और 3 दिन रीजनिंग क्यों नहीं मिल रही, 3 दिन हिंदी 3 दिन रीजनिंग, तब आप कोर्ट जा सकते हो। मगर मैंने बोला है कि आगे वाले समय में मैं 4 दिन हिंदी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग 2 दिन पढ़ाऊंगा, और तुम बोलो कि 4 दिन हिंदी अभी पढ़ा, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आगे कब करूंगा, जब समय होगा, कंडीशंस होगी, उस हिसाब से मैं अपने बिहाफ पे करूंगा। कब करेंगे इसकी कोई बात नहीं है। तो इन दोनों में जो पहला अंतर है वो यही है। और ये बात किसने बोली थी, कहां से मुद्दा उठा था, मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है भाई, बी एन राव कौन है, संवैधानिक। इसने अधिकारों को कितने भागों में बांटा, 2। एक न्यायोचित अधिकार होते हैं जिनमें अगर जो हमें नहीं मिलेंगे तो हम कहां जा सकते हैं, कोर्ट। न्यायोचित अधिकारों में हमको कहां जाने का अधिकार है,
कोर्ट। यहां पे हम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, क्या पता आपको सरल भाषा में ही पूछ लिया जाए एग्जामिनर ने, क्या नीति निदेशक तत्व लागू नहीं होने पे कोर्ट जाया जा सकता है, कोर्ट की शरण ली जा सकती है, तो आप क्या बोलेंगे? जबकि मौलिक अधिकारों में तो हम कोर्ट जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना कि क्या क्या बेसिक बातें हैं इनके बारे में। ओके, यही क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आ जाएगा कि नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। बोलो, क्या इनको न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मैंने बता तो दिया, गैर न्यायोचित, इससे समझ तो गए होंगे। अरे समझ में आ चुकी नहीं आई? आ गया ना? कोई दिक्कत? जबकि हमारे मौलिक अधिकार हमें नहीं मिलते तो हम कहां जाते हैं? कोर्ट। और कोर्ट उसे लागू करा सकता है, बट कोर्ट उनको लागू नहीं करा सकता। वो राज्य पे बात की गई है कि तुमने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी, तुमने अच्छा अच्छा करना है, पर करते रहो धीरे धीरे अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे कि राज्य के लिए लिखा गया है नीति निदेशक तत्वों में कि आपने बालकों की शिक्षा का क्या करना है? प्रतिबंध करना है, मतलब मैनेजमेंट करना है। पर जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब से तो कुछ किया नहीं। पर धीरे 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 संविधान निर्माताओं को, राज्य को, सरकार को लगा कि अब ये चीज पॉसिबल है। स्टार्टिंग में चीज पॉसिबल नहीं थी और उन्होंने आंगनबाड़ी खोल दी। आप में से शायद से कम बच्चों ने आंगनबाड़ी में पढ़ा होगा, किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा, जो ज्यादा बुजुर्ग होगा तुम में से। तो जो नए नए होंगे उन्होंने तो पढ़ा भी होगा। आंगनबाड़ी 10-20 साल ही पहले तो आई होंगी, है कि नहीं है? बहुत पहले तो आंगनबाड़ी नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब सरकार को लगा कि हम आंगनबाड़ी के लिए व्यवस्थाएं कर सकते हैं तो शुरू कर दिया। पहले ही नहीं बोल सकते थे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर एक बच्चे के एजुकेशन पे ध्यान देना है, और तुमने क्यों नहीं दिया? मेरे घर में 3 वर्ष का बच्चा, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? तो कोर्ट नहीं जा सकते थे। जब देश को लगा उन्होंने व्यवस्था कर दी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डीपीएसपी में हम न्यायालय नहीं जा सकते और यहाँ पे हम न्यायालय जा सकते। इस बात से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए कुछ फैक्ट बोले गए, कुछ स्टेटमेंट बोले गए, उनके नाम लिख लीजिएगा। सबसे पहला नाम बी आर अम्बेडकर। अगर क्वेश्चन आएगा बी आर अम्बेडकर ने नीति निदेशक तत्व के लिए क्या कहा गया, हमारे इस एग्जाम पेपर में कुछ स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, तो लिखना भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता। लिख दोगे आप लोग, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता। आपके पास प्रश्न बनेगा मेरे दोस्तों कि नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? बोलो, बी आर अम्बेडकर ने कहा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नाम लिखिएगा आप लोग, के टी शाह। बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखना, के टी शाह, के टी शाह, के टी शाह। अगला नाम क्या बोला है मैंने? के टी शाह। के टी शाह ने एक स्टेटमेंट दिया कि नीति निर्देशक तत्व, मैं शॉर्टकट में डीपीएसपी लिख रहा हूं, ठीक है? नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी से अदा करता है। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी से अदा करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर चेक होगा तो आप बैंक जाएंगे, और आप बैंक जाएंगे तो बैंक उसका बदले में जो भी जितने भी चेक में अमाउंट होगी वो आपको देगी। नॉर्मल तो यही होना चाहिए। बट नीति निर्देशक तत्व कैसा है कि ऐसा चेक है कि जब राज्य की बात होगी, जब देश की बात होगी, जब सरकार की बात होगी, अगर उन्हें देना होगा तो दे देंगे, नहीं देना होगा तो क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि ये फोर्सेबल नहीं है। हमने क्या बोला है कि करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ पता नहीं। जैसे हम चेक लेके जाएंगे ना बैंक में, तो तुरंत ही देना पड़ेगा ना, बैंक ये नहीं बोलेंगे ना दे दूंगा, है कि नहीं? अब फंडामेंटल राइट में क्या था?
कि अगर हम अपने राइट्स की डिमांड करेंगे तो हमें वो राइट्स तुरंत मिलेंगे, पर नीति निर्देशक तत्व में जो लिखा है वो हमें तुरंत नहीं मिलेंगे। तो मतलब बैंक अपनी मर्जी से देगा ना, जब जरूरत होगी दे देगा, बट जब जरूरत नहीं है वो अपने हिसाब से कर लेगा। मैंने क्या बोला है कि जैसा लिखा था कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, बट पहले से तो ये बात थी ही नहीं, और उन्होंने बाद में आंगनबाड़ी कर दिया। अभी नीति निर्देशक तत्व में क्या लिखा है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, क्या लिखा है? निर्वाह का मतलब कि जीवन जीने के लिए तो मजदूरी कुछ ना कुछ मिलनी ही चाहिए। सरकार को ऐसे काम करने हैं कि आदमी के पास अगर देखो क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम कर लेगा, बट कोई आदमी जिसके पास एजुकेशन जीरो है तो क्या उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? क्या उसको जॉब पाने का अधिकार नहीं है? तो उसके लिए मनरेगा बनी। अब तो अनपढ़ है चाहे कुछ भी है, पर सरकार तुझे निर्वाह जीवन जीने लायक तो पैसा दे ही रहा है। साल भर में 100 दिन की दिहाड़ी मिल रही हो, ठीक तो है गाँव के लिए। बट ऐसा नहीं ना कि वो पहले से था, सरकार का मन करा तो सरकार ने कर दिया, क्या पता सरकार आगे भी कुछ और व्यवस्था कर दे। कब करे क्या करे कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा चेक है कि जब मन करे तब दे देंगे, जब मन ना करे नहीं देंगे। अभी पॉसिबल नहीं है तो नहीं देंगे। जैसे कि उसमें लिखा गया है कि हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, और हम लोग पैसा देके इलाज कराते हैं। मगर आजकल तुमने देखो दुनिया भर की ऐसी स्कीम है कि आप हॉस्पिटल में जाते हो, कोई कार्ड लगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाता है। जन धन कुछ होता है ना, दुनिया भर की मतलब एक से चीज है। पर हम ये नहीं बोल सकते ना कि जब सरकार को जरूरत पड़ी कर दी, क्या पता आने वाले समय में सरकार मेडिकल को फुल्ली फ्री कर दे, मेडिकल को पूरा ही फ्री कर दे, कि किसी भी हॉस्पिटल में पैसा आएगा ही नहीं। कब करेगी क्या करेगी कुछ पता नहीं है, बट कर सकती है ना आगे जब जरूरत पड़ेगी। हम ये नहीं बोल सकते कि जब लिखा है कि इसमें सुविधा मिलनी चाहिए तो क्यों नहीं मिल रही। अभी भी तुम गांव में देखते हो हॉस्पिटल नहीं है, डिलीवरी केस होता है वो बग्गी में उठा के लेके आते, कंधे में उठा के लेके आते, किसी का हाथ पांव टूट जाता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हमको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराओ, बट नहीं करवा पा रही है गांव में, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। क्या पता आने वाले समय में हर एक गांव में बन जाए। समझ पा रहे हो आप लोग? अभी बने भी बहुत सारे गांवों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर करके। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये कैसा चेक हो गया कि देगी सरकार, बट कब देगी कुछ पता नहीं है। ओके, और एक नाम और आता है यहाँ पे, वो थोड़ा सा अजीब है, और उसका नाम आप लिख ली, मतलब स्टेटमेंट उनका अजीब है, नाम अजीब नहीं है, तो नाम लिख लीजिएगा, टी कृष्णमचारी। टी कृष्णमचारी। इन्होंने डीपीएसपी को एक सच्चा कूड़ादान की संज्ञा दी है। डीपीएसपी को एक सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी है। ठीक है, कि कूड़ादान तो बना दिया है, बट इसमें कूड़ा डालेंगे नहीं डालेंगे उसमें बैन ही नहीं है। आपके मोहल्ले में एक नगर निगम वालों ने कूड़ादान डाला होगा, रखा होगा ना, आपके जहां भी आप रहे तो उस कोने में है। मगर तुम जैसे पढ़े लिखे लोग कूड़ा भर के पन्नी में डाल रहे हैं, यहाँ से निशाना लेते फट कभी बार तो उसके अंदर ही गिर जाता, कई बार बाहर, उसके बाहर देखो कितनी गंदगी होगी, गंदगी होगी। अब मेरे को लगता है कई बार तो पूरा खाली रहता है, उसके अंदर कोई नहीं डाल रहा, बाहर ही लोगों ने फेंक रखा है। अब ये कॉलेज वाली रोड पे भी रखा रहता है उन्होंने कूड़ादान, जहाँ से गली में एंट्री लेते होंगे आप लोग, तो लोग वहां पे डाले नहीं डाले मगर लोग उधर उधर फेंक देते, होता है ना ऐसा। देव मंदिर में भी जाते समय कर दिया था उन्होंने, बना तो रखा है कूड़ादान, और रूल भी है कि इसके अंदर डाल ले, मगर डाले नहीं डाले उसके लिए कोई जुर्माना ही नहीं है, कोर्ट जा ही नहीं सकते ना आप लोग। डीपीएसपी के मामले में देखो रूल बना रखा है, बट अगर वो रूल आपको मिल भी नहीं रहा तो आप कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते ना। तो सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसे दे रखी है? डीपीएस। रूल अच्छे हैं नियम अच्छे हैं, बट गलती से वो रूल और नियम आप फॉलो नहीं कर रहे हो या आपको लागू नहीं हो रहे तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। जबकि मौलिक अधिकारों में जरा भी गड़बड़ हुई तो आप कुछ कर सकते हैं। तो सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दी है भाई? टी कृष्णमचारी ने। द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जो आप सभी लोगों ने सुना है, और हालिया पेपर में वो आया भी था स्टेटमेंट में, उनका ये वाला स्टेटमेंट नहीं था बट स्टेटमेंट आया था, जी ऑस्टिन। एक ऐसा संविधान का ज्ञाता जो बहुत सारे देशों के संविधान को स्टडी कर चुका है, और उसने भी बहुत सारे क्या दिए स्टेटमेंट। उसका नाम है जी ऑस्टिन। तो ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। ये आत्मा कब से घूम रही है? नॉर्मल संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, अब बी आर अम्बेडकर के अनुसार 32 और जी ऑस्टिन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन आएगा तो प्रस्तावना को। और बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। और अगर क्वेश्चन आएगा जी ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो ठीक है, तो क्लास नाम आता है जी ऑस्टिन। ये बहुत फेमस नाम है, आप लोगों ने इनका नाम
प्रीवियस पेपर में सुना भी होगा, और अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हो, और अगर नहीं करते हो तो ये बहुत गलत बात है, आप कर लीजिएगा। तो लिखिएगा, डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा कहा है। डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है। बाकी संविधान की आत्मा बड़ा कंफ्यूजन करता है, तो ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा, किसी का नाम नहीं बताएगा, और सिंपल क्वेश्चन आएगा कि संविधान की आत्मा, तो आप क्या बोलोगे? प्रस्तावना। और क्वेश्चन आएगा बी आर अंबेडकर के अनुसार, जबरदस्ती क्वेश्चन बनता है कि बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आर्टिकल 32। अब क्वेश्चन आता है ऑस्टिन के अनुसार, ऑस्टिन के अनुसार यह संविधान की आत्मा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? डीपी। इस बात से आप लोग सहमत हैं? हमारे ग्रुप सी के पेपर में स्टेटमेंट खूब पूछे जाते हैं, इस बात से आप लोग बिल्कुल अवेयर रहे। और जितने भी स्टेटमेंट पूछे जाते हैं मैक्सिमम वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही पूछे गए, ध्यान रखने बात। तो डीपीएसपी से रिलेटेड हमने 3-4 स्टेटमेंट भी देखे। भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? अंबेडकर साहब ने कहा है। यह सच है कि जब बैंक मर्जी करे तो अदा कर देगा, वो किसने कहा है? केटी शाह ने। सच्चे कूड़ेदान से किसने तुलना करी है भाई? और संविधान की आत्मा किसने कही है भाई? ऑस्टिन। आत्मा में आदमी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आत्मा प्रस्तावना को भी कहा जाता है। अगर किसी का नाम नहीं बोलेगा हो, ना जी ऑस्टिन का नाम, ना जब बी आर अम्बेडकर का नाम, तो आपने जस्ट क्या बोलना है? प्रस्तावना। पर जबरदस्ती पूछेगा कि अम्बेडकर के अनुसार 32 और ऑस्टिन के अनुसार, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हमें कितनी बातें पता चली है कि डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से अलग है। डीपीएसपी के मामले में हम कोर्ट नहीं जा सकते, यह गैर न्यायोचित है। डीपीएसपी का जो मुद्दा लेके आए थे, अधिकारों को 2 भागों में बांटा था, वो बी एन राव ने किया था। खुद बी एन राव कौन है? संवैधानिक सलाहकार। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कौन से भाग में? 4 में। अनुच्छेद में तो कौन सा अनुच्छेद? 36 से 51। कहीं से प्रेरित है तो कहां से? आयरलैंड। अब खुद आयरलैंड कहां से? अब बाकी हमने 4-5 स्टेटमेंट पढ़े, तो भी पता चला आपको नीति निदेशक तत्व कहां पे है, कहां से लिए गए, और क्या चीज है नीति निदेशक तत्व। है तो जनता के लिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य मतलब अच्छे से अच्छा बनाना है, बेस्ट से बेस्ट बनाना है। कब बनाना है, क्या बनाना है, पता नहीं। जैसे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देनी है, मगर कब क्या देना है पता नहीं। धीरे धीरे और ग्रो होगा ना, धीरे 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 जितना पढ़ाएगा धीरे धीरे नॉलेज होगा, पढ़ाने का तरीका बदलेगा और अच्छा करेगा। आप मेरी ऑनलाइन पहली वीडियो देखोगे तो उसमें मैं अजीब अजीब पढ़ा रहा हूँ, राइटिंग भी बहुत गंदी है, राइटिंग तो अभी भी खैर गंदी है, पर धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि क्या करें, धीरे धीरे कल्याणकारी काम करने, कब करने क्या करने आप कुछ भी नहीं, इसलिए हम इसके मामले में कोर्ट कभी भी नहीं जा सकते। कोई दिक्कत है? तो नीति निदेशक तत्व तो गैर न्यायोचित है। कहां पर है, कहां से लिए गए हैं, कौन से भाग में है, और किसने क्या क्या बोला है? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? नेक्स्ट, अब हमको क्या पढ़ना है इसके बारे में? अनुच्छेद कहां से कहां तक? 36 से लेके 51। मैंने क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों को बताए थे कि हमको पहले नीति निदेशक तत्व क्या चीज है ये पढ़ना है। नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंस है, हमें ये बात पता करना है। और उसके बाद हमको क्या पढ़ने हैं? अनुच्छेद। ये आर्टिकल हमको डायरेक्ट याद करने हैं 36 से लेके 51 तक। 36, 37, 38 ना भी याद करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अनुच्छेद 39 बहुत लेंथी है, आप ना भी याद करो चलेगा। और अनुच्छेद 39 का ए और अनुच्छेद 39 का डी, वो दो तो किसी भी हालत में याद करने। शायद कहीं सैक के पेपर में भी आया था इससे कुछ, या मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ आया था। कहीं सैक के पेपर में मैच करने के लिए कुछ आया था, ये तो फंडामेंटल राइट्स आया होगा या डीपीएसपी से आया था, कुछ आया था ऐसा, एग्जैक्ट याद नहीं है बट कुछ आया था। डीपीएसपी भी मिलाने के लिए आते हैं। पटवारी वगैरह के पेपर में तो अनुच्छेद 44 पूछा भी गया, तो बड़ा आसान है पर पूछा गया। अब हमको क्या करना है? अनुच्छेद याद करने। लिखेंगे तो हम 36, 37, 38 भी, मगर 39 से लेके और 51 तक 100% याद होनी चाहिए। 39 के 6 क्लॉज है, ए बी सी डी ई एफ, और उसके अलावा 39 का ए अलग है। बाद में तुम लोग ज्यादा ड्रामा ना करो, मैं अभी पहले बता देता हूं। 39 के जो सब क्लॉज है एस है ये, और एक 39 का ए अलग है। प्रोनाउंस के तौर पे तो एक ही लगेगा ना, 39 ए 39 ए, तो इसमें परेशान नहीं होना है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा आपको देखना है।
39 का ए अलग है और 39 का ए, ये ब्रैकेट के अंदर जो छोटे छोटे बंद रहते हैं ये अलग है। तो आपको इन चीजों को ध्यान देना है। आप इन सारी चीजों को याद करो या ना करो, आपको डी और आपको एफ किसी भी हालत में याद होना चाहिए। अब मैं तो चाहता हूं कि आपको मैं डी और एफ ही लिखाऊं और नहीं लिखाऊं, बट अगर नहीं लिखाऊंगा तो किसी के दिमाग में आएगा भाई लिखा दे कोई नहीं, क्योंकि लिखने में मजा आता ना, भले पढ़ो न पढ़ो, लिखाई तो सारी चीजें याद करी नहीं है। तो लिखने का तो मैं सारी चीजें लिखा दूंगा, पर वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ पेज है, कुछ दिक्कत नहीं है। बट आपको दो चीजें बिल्कुल अच्छे से क्या करनी है, ठीक है। और बाकी तो सारे का सारा इजी है, मैं समझा ही दूंगा आपको। तो लिखेगा अनुच्छेद 36 से स्टार्ट करते हैं। लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अनुच्छेद 36 में लिखेंगे राज्य की परिभाषा। हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 में क्या है बता दो। जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे 12 से लेके 35 तक, तो हमने अनुच्छेद 12 में भी पढ़ा होगा राज्य की परिभाषा। बार बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय राज्य शब्द आता होगा। और जब मैंने अनुच्छेद 12 आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैं आपको बताया था कि राज्य होता क्या है, याद है आप लोगों को? क्या होता है? संसद, बहुत बढ़िया। और क्या होता है? विधानमंडल। और क्या होता है? नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत है। ये सारे क्या है? राज्य का काम करेगी। जिनके पास कानून बनाने का अधिकार है, एवरीथिंग क्या है? राज्य है कि नहीं है? इस बात से आप लोग सहमत है? क्या मैंने अनुच्छेद 12 आप लोगों को पढ़ाया था ना राज्य क्या है? तो असलियत में ना अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा लिखी भी नहीं है। असलियत में अगर आप पढ़ोगे ना अनुच्छेद 36, तो इसमें लिखा है कि राज्य की परिभाषाएं वही मान्य होगी जो अनुच्छेद 12 में लिखी गई है। और जिस दिन मैंने अनुच्छेद 12 आपको पढ़ाया था, उस दिन भी मैंने आपको यह बताया था कि राज्य शब्द और राज्य की परिभाषाएं बार बार आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलेगी। समझ मारी आप लोगों की बात? इसमें राज्य की परिभाषा दोबारा से नहीं लिखा गया है। दोबारा क्यों लिखना है सारा का सारा? तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि राज्य की परिभाषा वही मान्य होगी जो अनुच्छेद 12 में लिखी गई। तो अनुच्छेद 12 में जो राज्य का मतलब है, अनुच्छेद 36 में भी राज्य का मतलब वही है, ठीक है। बट फिर भी कभी क्वेश्चन बन जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई? अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, किसी को कोई दिक्कत? अनुच्छेद 37 हो गया। अनुच्छेद 37 को सिंपल भाषा में बताना है, तो आप सिंपल भाषा में ये लिख लो कि यह गैर न्यायोचित है। मतलब कि यदि नीति निर्देशक तत्व का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है अभी, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो यह भी क्या है? गैर न्यायोचित है, ठीक है। मतलब ये वाद योग्य नहीं है, मतलब ये परिवर्तनीय नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसी शब्द को हम क्या बोला जा सकता है? गैर न्यायोचित। नॉर्मल क्या होता है कि जब हमारे अधिकार हमें मिलते नहीं, हम कोर्ट जाते हैं। बोला था कि नहीं बोला था? जब हमारे मौलिक अधिकार हमें नहीं मिलते तो हम कोर्ट जा सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहां पे लिखा गया है कि अगर नहीं मिले आप, तो आप कहां चले जाना? यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपको नहीं मिले तो भी कोर्ट। बस सेम बात। वो भी हमारे लिए था, ये भी हमारे लिए था। अगर वो हमें नहीं मिले तो हम कहां जा सकते हैं? कोर्ट। बट इसमें लिख दिया कि ये तुम्हें नहीं मिलेंगे तो भी कोर्ट नहीं जाना। तो इसके लिए हमने शॉर्टकट में क्या लिख दिया कि ये क्या है? गैर न्यायोचित। आपकी किताब में लिखा हो ये वाद योग्य नहीं है, तो आप मत बोलना कि भैया उसमें तो अलग लिखा था। वाद योग्य का मतलब क्या है? कि हम इसमें डिबेट नहीं कर सकते कोर्ट में जाके कि मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यही तो है, गैर न्यायोचित है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप लिख भी सकते। क्या ये वाद योग्य है? बताओ। नहीं। क्या हमारे मौलिक अधिकार वाद योग्य है? कोई दिक्कत किसी को? वाद योग्य बोले तो उनमें डिबेट की जा सकती है, उनमें हम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट जाने का ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत? अभी तक तो ये तो हमें पहले भी पता चल गया था ना कि गैर न्यायोचित है, बट हमें अब ये पता चल गया कि किस अनुच्छेद के तहत। नीति निर्देशक तत्व में हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है दोस्त? 37 में लिखा जाए। और फंडामेंटल राइट न्यायोचित, हम कोर्ट जा सकते हैं, किस में लिखा है? यहाँ पे लिखा है जा सकते, तो जाते तो है। वहां लिखा है नहीं जा सकते तो नहीं।
कोई दिक्कत किसी को? 36 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 37 याद रख सकते हैं एज ए स्टूडेंट कि भाई क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित है, तो हम बोलेंगे नहीं है, तो ये गैर न्यायोचित है, तो किस अनुच्छेद कहता है भाई? 37। कोई दिक्कत यहां तक? लिखेंगे 38। अनुच्छेद शब्द शुद्ध वर्तनी में लिखने के लिए आएगा तो गलत तो नहीं लिखोगे ना? हिंदी में लिख लो बार बार, 3-4 बार अनुच्छेद अनुच्छेद, तब पता ही चल जाएगा कंफर्म होता है क्या है। शुद्ध वर्तनी ऐसा नहीं है कि हम रट्टा लगा देना, क्योंकि हमने बचपन से अगर अनुच्छेद गलत लिखा होगा और 3-4 दिन शुद्ध वर्तनी पढ़ा तो कौन सा हम सीख जाएंगे? तो हमारे दिमाग में पुरानी वाली चीजें घूम रही होती है, और पेपर का तो प्रेशर इतना होता है कि आदमी वहां पे गलत को ज्यादा सही करता है। तो 3-4 बार लिख दो, आर्टिकल मत लिखना, अनुच्छेद अनुच्छेद लिख दो। आर्टिकल लिख के क्या ही कर लोगे ना, आर्टिकल लिख, वैसे भी जब उत्तराखंड की तैयारी करो तो भाई अब हिंदी सीखनी पड़ेगी ना, और ऑप्शन नहीं है, तो 2-4 बार अनुच्छेद अनुच्छेद लिखते रहो, आप यूज हो जाओगे तो फिर आप पेपर में आओगे तो गलत नहीं जा सकता दिमाग, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, 38 लिखिएगा दोस्तों। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की समानता। यहां पे राज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या करेगा? बोलो, समानता करेगा। और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जब हम अपने संविधान का प्रस्तावना को पढ़ते, प्रेमबल बोलते हैं आप लोग उसे, और प्रस्तावना से भी खूब क्वेश्चन आते हैं, खूब। तो हमारी प्रस्तावना में भी 3 ही प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो लिख लेना यहीं पे नोट करके, ऑल्सो इन प्रेम्बल, जो भी बोलेंगे, मैं तो दाल भात वाला हूं तो प्रस्तावना लिख देता हूं। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की समानता हम सब लोगों को मिलेगी, क्या यह नीति निर्देशक तत्वों में भी विद्यमान है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात अनुच्छेद 38 के अलावा कहां है? बस आप में से मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों को यह बात तो पहले से भी पता थी कि हमारी प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, लगभग 90% लोगों को यह पता ही था, बट शायद से ये नहीं पता रहा होगा आपको कि यही बात 38 में भी लिखी है, जबकि आपने पहले भी ये पढ़ा है। तो क्वेश्चन यही बना था कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है या व्यवस्था की गई है प्रस्तावना में अनुच्छेद 38 में, या नीति निर्देशक तत्वों के तहत, या ऑल ऑफ दिस, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो आप ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्वों में भी इसकी बात है और प्रस्तावना में भी इसकी बात है, पर नीति निर्देशक तत्वों को जूम करेंगे तो 38 में इसकी बात है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो 36 से लेकर 51 तक है, और नीति निर्देशक तत्व में इसकी बात है, बट कहां पे है? 38 में। ठीक है, कितने प्रकार की न्याय की बात हो रही है? 3। इन बातों को आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा 38 का बी। देखो, जिस जिस चीज के लिए मैं बोलूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखना चाहते तो लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो बता दिया है। मगर 38 का एक बी भी है, वो लिख लीजिएगा, आप क्या है नोट करके लिख लीजिएगा। राज्य आय, प्रतिष्ठा और सुविधा की असमानता को दूर करें। देखो, राज्य जो करेगा वो प्रतिष्ठा, सुविधा। प्रतिष्ठा का मतलब क्या समझते हैं? जिनका मान सम्मान बहुत बड़ा होता है, जिनकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा होती है, आप इन बात को समझ में आ रहा है आपको? और सुविधा का मतलब, जो सुविधाओं को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? हाँ, फैसिलिटीज। और एक और शब्द है आय। इनकी जो भी हमारे समाज में असमानताएं विद्यमान है, असमानताएं, उनको क्या करेगा? दूर करेगा। हमारे राज्य का क्या काम है कि अगर हमारे प्रतिष्ठा में ऊंच नीचे, देखो किसी की प्रतिष्ठा समाज में बहुत ऊंचा, उसका नाम लेने से सारे काम बन जा रहे हैं, और किसी का तुम कुछ भी कर लो, लीगल भी काम करा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर तुम्हारी तहसील में कोई खतरनाक जान पहचान है और तुम ब्लॉक प्रमुख को जानते हो, किसी को जानते हो, और वो सीधा पटवारी को फोन कर दे रहा है कि भाई मेरा बंदा आएगा और उसका ईडब्ल्यूएस में फटाफट फटाफट बना देना, ड्रामा मत करना, तुम लीगल तरीके से ईडब्ल्यूएस भी बना पा रहे हो, बना ही नहीं पा रहे हो, तो वहां पे मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात आ गई, उसका मान नाम ही इतना है, हमारा कुछ नहीं है। तो सरकार को कुछ ऐसे काम करने हैं कि इक्वेलिटी लाए, कि किसी के नाम से ही काम बन जा रहे, किसी को काम से भी काम नहीं बन पा रहे, इसको क्या करो? इक्वल करो। अगर सब लोग इक्वल इक्वल होंगे तो लोक कल्याणकारी देश का निर्माण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? कि देश को बढ़ाना और उसके लिए लोक कल्याणकारी काम करना। ठीक है,
सुविधा, किसी को बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जो पैसे वाले हैं उनके लिए मेट्रो है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, और जो नॉर्मल वाले उनके लिए कुछ नहीं है। आप नॉर्मल एक ही ट्रेन में बैठे हो, आपका एसी कोच का डिब्बा है, उसके अंदर तो टीटी भी नहीं आता है, बहुत रेयर चांस है उसके टीटी, मतलब जल्दी जल्दी आ जाता है। 9 बजे के बाद वहां टीटी भी आ गया, लोग उसे डांटते थे, तू कहाँ आ रहा है बे? अब सोने का टाइम है, तू कहाँ आ रहा है? सच में बता रहा हूँ मैं आपको, उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। आप ये मत सोचना कि टीटी 1 बजे टिकट चेक करने जाएगा स्लीपर में, वो स्लीपर बोल रहा मैं एसी वाले कोच में, आदमी सो रखा तो भी तो गलत है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो वो ना, कभी भी आपने एसी कोच में अगर ट्रेवल किया होगा तो टीटी टाइम से आ जाता है उधर, और सेम सेम ट्रेन में, उसी ट्रेन में सेम डेस्टिनेशन जाए। जनरल डिब्बे में देखो आप, किसने मुंडी में थैला रखा हो, कोई थैले के ऊपर बैठा, कोई किधर किधर है। तो असुविधाएं नहीं है ना जनता के लिए, तो समान सुविधाएं देने का प्रयास करना है। और आप इस अनुच्छेद को लेकर कोर्ट चले जाओगे कि समान सुविधाएं कायम है, जा सकते हैं आप। राज्य कोशिश करेगा कि सुविधाएं क्या मिल जाए, सबको समान मिल जाए, बट नहीं हो पा रहा, कंडीशंस नहीं है, तो क्या करें। यही तो BN राव ने कहा था कि अधिकार देने हैं, पर दोस्तों अभी हम नए नए आजाद हैं, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। धीरे धीरे जब हम ग्रो करेंगे तो सारी चीज देंगे, अभी नहीं दे सकते तो क्या करें। जैसा अभी कोचिंग है, यहाँ एसी नहीं है, अगर कोचिंग ग्रो होगी तो एसी की सुविधा दे देंगे। अब पहले लिख देंगे कि बच्चों के लिए एसी होगी, तो कहां से लाना है? समझ पा रहे हो आप लोग इस बात को? देंगे, बट जब सुविधाएं होंगी तो दे देंगे, अभी नहीं मिल पा रही तो क्या करेंगे। तो लिखे हुए कि तुमने ये काम करना, और आए तो आप समझते हो, हमारे देश में अगर 100 रुपए है तो 100 में से 90 रुपए जो है वो 10% लोगों के पास है, बाकी 10 रुपए 90% लोगों के पास है। ये मैंने आपको इकोनॉमी में पढ़ाया था। अगर हमारे देश में 100 रुपए है तो 100 में से 35-40 रुपए अंबानी जी के पास है, 25-30 रुपए अडानी जी के पास है, और हम जितने भी लोग हैं ना 25 पैसे में जी रहे हैं, बाकी जनता। तो कहने के बाद आय की क्या है, बहुत ज्यादा असमानता है। तो इन्हीं असमानताओं को क्या करना है, तो हम लोग इक्वल होंगे, और जब हम लोग सब लगभग लगभग इक्वल होंगे तो ठीक हो जाएगा ना। यूरोप में तुमने बहुत सारी कंट्री ऐसी दी, क्योंकि हर घर में कार होगी, हर घर के हर फैमिली के पास अपना मस्त बैंगलोर टाइप का होगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आय में नहीं है। वहां लगभग सब लोग एक ऊंचे दर्जे पे जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसी को हमको करना है, बट नहीं कर पा रही है सरकार, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है, बट मैंने समझा दिया। अनुच्छेद 38 को एक बार रिवाइज कर लो, इसमें क्या बात है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अलावा प्रेमबल में प्रस्तावना, मतलब पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना के अलावा 38 में है ना, ये बढ़िया रहेगा ना। पहले तो प्रस्तावना ही है, प्रस्तावना के अलावा 3 न्यायों की बात कहाँ की गई है, 38। ठीक है, समझ में आ रही बात आप? या तो 38 नहीं देगा और सीधा DPSP बोल देगा। क्या DPSP में न्याय की बात है? और कितने न्याय की बात है? और कौन कौन से वो आपको पता है। ओके, पर 38 के बी में क्या है कि इक्वेलिटी करने की कोशिश करनी है, असमानताएं जो है ना, जो डिफरेंशिएट है उसे क्या करना है, कम करना है। किसमें? प्रतिष्ठा में। सुविधा, सुविधा को क्या बोले तुमने, फैसिलिटीज में। और आय, आय तो सबको पता है, यहां तक कोई समस्या? ठीक है, एक सुविधा कुछ और भी होता है ना, देखा तुमने? हाँ भाई अंकित, जानता तो सुविधा को? नहीं जानता? अबे सच में नहीं जानता? नेवला को जानता है? नहीं जानता नेवला को? अभी भी नहीं जाना सुविधा को? अभी समझ में आया? कौन से गांव में रहता है तो तुम्हारे यहाँ सुविधा नहीं आता था क्या? तूने भी नहीं देखा सुविधा? मलासी जी आप जानते हो सुविधा? भाई यार, हमारे गांव में आता था क्या सुविधा? और तुम्हारा कीर्ति, तुम्हारे गांव में आता था सुविधा? तू खाती है? तम्बाकू नहीं आता था एक सुविधा? आता वो भी, कुबेर, कुबेर आता है, कुबेर नहीं, गोल्डन, गोल्डन आता है ना अभी। तूने देखा है सुविधा? तेरे गांव में सच में सुविधा नहीं आता था क्या? अभी भी नहीं आता? अब तो गोल्डन आ गया शायद से। एक दिलबाग आता था, दिलबाग आता है वो, दिलबाग आता है। अच्छा, एक वो आता था कि उसमें एक डब्बा भी रहता है सफेद, स्वागत, वो आता है। कीर्ति को सब पता है। तूने रखे तो नहीं है बैग में? गांव में 2-4 लेडीज होती है जो तंबाकू खाती है, तू तो नहीं है उनमें से? होती तो गांव में 2-4 लेडीज लोग बीड़ी उड़ी पीने वाले, है ना। चलो कोई नहीं, आगे बढ़े। मतलब सुविधा तुझे पता नहीं है तो गलत बात है यार। तू क्या खाता है फिर? गोल्डन? ओ वाह, सोने से नीचे नहीं है। चलो, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं ज्योग्राफी में? जूट को। ठीक है,
जूट हमारे सिलेबस में ना जब हम उद्योग पढ़ते हैं, ठीक है, तो जूट का नाम क्या है? गोल्डन फाइबर। तो अब जिस समय डोज डालेगा जूट। कुछ तो याद होना चाहिए ना, कुछ तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो कैसे पढ़ेंगे यार हम लोग। चलो नेक्स्ट लिखो, क्या पहुंच गए हम? 39, 39 लिखेंगे। बताओ 39 के जो दो इंपॉर्टेंट वो बताने के साथ बताने। नीलम सबसे बेस्ट, इसलिए तो बार बार मैं नीलम का नाम लेता हूँ, और किस लिए। वही दो लिखो। पहले लिखे 39 का ए, सारे लिख लो आप, ठीक है, किसी की गाली खाने से बड़े लिखा देता हूँ, है ना। वैसे भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ऑनलाइन अपलोड करूंगा, दो चार कमेंट करेंगे सारे क्यों नहीं लिखा है। ठीक है। 39 का ए, मैं आप लोगों को पहले क्या बात बताया था कि ध्यान रखना, 39 का ए बी सी ये अलग है, और 39 का ए अलग है, ये ध्यान रख दीजिएगा आप, ठीक है। जब भी एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन में ध्यान रखना कि क्या बोल रहा हो। आप ये मत सोचना कि दोनों ऑप्शन में आएंगे तो कैसे पता चलेगा, तो लिखेगा तो उसके आगे हो। अगर हिंदी में लिखेगा का तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेगा, नहीं लिखेगा तो जस्ट ऐसा लिखेगा, आपको ध्यान रखना है। और अंग्रेज, क्योंकि हिंदी में तो छोटा का बड़ा का नहीं होता ना। अब इस तो जी के वाले को पता नहीं कि हलंत लगा सकते हैं, हिंदी वाले को तो पता भी है ना, जी के वाला हलंत लगा, नहीं तो छोटा का लिख सकते हैं हिंदी में। हिंदी में छोटा का नहीं लिख सकते हलंत लगा के, बट जी के वालों को नहीं ये बात पता ना, तो इसलिए अंग्रेजी में तो छोटे ए और बड़ा ए हो जाता है, बट हिंदी में वो ऐसा लिखेगा। तो आपको ध्यान रखना, आइए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दो तीन इन साथ में से इंपॉर्टेंट है, वो दो तीन कौन से इंपॉर्टेंट हो मैं बता दूंगा, एक बार आप जल्दी से लिख लीजिएगा। 39 का ए लिखिएगा दोस्तों। हाँ छुटकू वाले तो, बड़ा वाला नहीं, बड़ा तो लास्ट में जोड़ा गया, पहले ए बी सी डी एफ तो करोगे, ये तो बाद में आता है। ऐसे तो तुम्हारे स्कूलों में भी तो ऐसे हुआ होगा, लेकिन अच्छा पहले बड़ा सिखाया जाता है। वो इसलिए सिखाया जाता है, बड़ा थोड़ा आसान हो जाता है ना, छोटी एबीसीडी तो मुश्किल होती है ना। छोटी एबीसीडी को दो तीन तरीके से भी बनाया जाता है, जैसे कि मैं ए को ऐसा बनाता हूँ, कोई ए ऐसे भी टाइप से बनता है, ए देखा तो दो दो तरीके से ए बनते हैं, है ना। जैसे तुम लोग आर ऐसे लिखते हो, मैं आर ऐसे लिखता हूँ। छोटी एबीसीडी में ड्रामा है ना, इसलिए छोटी एबीसीडी बाद में सिखाई जाती है, गलत बात नहीं है। इसलिए तो रोमन लिपि अच्छी नहीं होती है, देवनागरी लिपि बढ़िया, एक शब्द के लिए एक ही चीज, और यहाँ एक ही के लिए दो दो चीज भी, और साइलेंट भी होते, है ना, तो ये ज्यादा दिक्कत है रोम इसमें। चलो छोड़ो यार, तुम ए लिखो। लिखेंगे सभी नागरिकों की, या सभी नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। आजीविका, आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना, सभी नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। देखो हमें आजीविका, जीवन यापन करने के लिए हमें पैसा तो चाहिए ना, मेन मुद्दा तो नौकरी का वही है ना। मैं हमेशा बोल चुका हूं इस बात को कि तुम अगर अरबपति होते, करोड़पति होते, तुम नौकरी नहीं करते। जैसे परसों कोटद्वार में वीरेंद्र रावत जी के 3 करोड़ रुपए आए गलती से ड्रीम इलेवन में, कल तुम्हारे भी 3 करोड़ आएगा, उसी दिन से कोचिंग बंद हो जाएगी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें देश प्रेम बहुत ज्यादा है कि तुम नौकरी करना ही करना चाहो, नौकरी करके हम देश की रक्षा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर मेनली पैसा भी जरूरी है ना, देश की रक्षा बिना नौकरी के भी की जा सकती है। फिर आदमी सोचेगा हम दूसरे वाले रास्ते को अपना लेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है उनको तो नौकरी मिलेगी मिलेगी, जैसे कि किसी में साइंस मांगी है, किसी में आर्ट्स मांगी, किसी में 12 पास मांगा है, किसी में ग्रेजुएशन मांगा है। मगर जिनके पास कुछ नहीं है तो वो मर जाएंगे क्या। तो उनके लिए लिखा है कि आजीविका के साधन उपलब्ध कराना सबके लिए, चाहे किसी के पास कोई नॉलेज है या नहीं है। इसलिए मनरेगा मिल जाता है गाँव में, होता है कि नहीं होता है, मनरेगा मिलता है ना जो गाँव में, तो उसमें तो कोई वो नीचे ना टेक्निकल नॉलेज 12 पास 10 पास किया बस तो मजदूरी करने लायक है, आ जा। तो आजीविका यापन करने के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ये किसका काम है? गवर्नमेंट का। और जैसे तुम बेरोजगार हो, तो लिखा तो इसमें ना कि तुम्हें आजीविका जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, पर तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है जीवन यापन करने के लिए पैसा पूसा, तो तुम कोर्ट नहीं जाओगे कि भाई मुझे कहाँ नहीं मिल रहा कुछ। तो इसीलिए बी एन राव संवैधानिक सलाहकार दिमागदार था, उसने कहा इनको अलग ही रखो। अगर तुमने इनको भी फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया, सारे लोग कोर्ट ही पहुंचेंगे मेरे नौकरी का है, क्योंकि इसमें तो लिखा है कि सबको आजीविका के साधन मिलेंगे, तो मतलब नौकरी का है मेरी। मलासी जी पढ़ी नहीं रहे, कोर्ट चले गए, रोज नैनीताल पहुंच जा रहा है। अगली सुनवाई 13 तारीख को, अगली सुनवाई 26 तारीख को, कहाँ है मेरी नौकरी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। इसलिए बी एन राव तभी तो संवैधानिक सलाहकार था, उसने बोला भाई तुम कहाँ ड्रामा कर रहे हो, करेंगे बट कब करेंगे ये तो हमें भी नहीं पता, पर कर देंगे, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा 39 का भी, अब जल्दी से लिख लो यार दोस्त, इसके बाद हिंदी भी पढ़नी है।
भौतिक संसाधनों का समान वितरण। संसाधनों का समान वितरण। बहुत डीप डीप लिखे हैं ये। मैं आप लोगों को बस ऐसे शब्दावली लिखा रहा हूं जो समझ में आ जाएगा। भौतिक संसाधन जो हमारी धरती से हमें मिल रहे हैं, सपोज करो पेट्रोलियम हमारे देश में निकल रहा है ना। और अंकित और के उसी गड्डी में, अंकित और की सर जमीन को लाल पानी सारी, इतनी सारी जमीन सारी ही नहीं की है, और उस 50 बीघा जमीन में से कहीं पे कुछ भौतिक खनन निकल रहे हैं वहां से, तो ये नहीं बोलेंगे ये हमारी जब। उसका क्या करना है? सामान वितरण करना है। पेट्रोलियम तो हमारे पूर्ण में नहीं निकल रहा ना, पर सभी को बराबर ही बांटा जा रहा है। अरे ऐसा नहीं कि पेट्रोलियम बहुत अमीर है, अंबानी जी तो सारा अधिकार अंबानी जी का है पेट्रोलियम पे। ये जो एलपीजी सिलेंडर होता है, गैस, ऐसा तो नहीं है कि बहुत अमीर होगा तो उसी का उस पर एक अधिकार, सबको बराबर बराबर मिल ही रहा है। तो जो भौतिक संसाधन है ये सबको बांटने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं कि कोई इस पे क्या कर दे इंडिविजुअली एक अधिकार कर दे। समझ में आ रही बात? इनकी शब्दावली बहुत डिफिकल्ट है, बट आप समझ लो जो भी संसाधन होंगे जीवन यापन करने के लिए सभी लोगों को क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी को दुनिया भर के संसाधन मिल रहे, किसी को तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो राज्य कोशिश करेगा इन चीजों में। कई बार होता भी है अमीरों को संसाधन ज्यादा ही मिलते, गरीबों को कम मिलते। अब मैं गरीब हूं, मेरी बाइक खराब हो रही है, तो मैं पैदल जा रहा हूँ झंडा चौक तभी यहाँ से लेके। तुम अमीर हो, तुम फोन कर रहे हो तो कोई मिल जा रहा है, तुम ऑटो को बुक कर जा रहे हो कोई आ जा रहा है, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी दो दो गाड़ियां हैं, तो खराब होने का कोई दिक्कत नहीं है। तो अमीर के पास संसाधन ज्यादा है और गरीब के पास संसाधन कम है। तो राज्य कोशिश करेगा कि सबके लिए संसाधन इक्वल करे, और हमारे सिद्धपुर से भी ऑटो की व्यवस्था मार्केट तक होनी चाहिए, जो कि अभी तक है नहीं। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट लिखिएगा। धन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। धन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। ठीक है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं। आपने एक कनिष्ठ का पेपर कल परसों दिया, और उससे पहले भी कनिष्ठ का एक पेपर हुआ था। उस कनिष्ठ के पेपर में एक क्वेश्चन आया था एक्स्ट्रा फैक्ट में, कहीं लिख लेना, इससे हटके है वो। अब वो था वित्तीय विकेंद्रीकरण। बताओ किसी को याद है? बहुत बढ़िया। कौन सा मियो बोला तुमने? लॉर्ड मियो। मलासी जी तो मलासी जी भाई। क्यों? मां से मलासी, मां से मियो। ये क्वेश्चन आता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत करी थी? उसका सही आंसर था लॉर्ड मियो। ये मैं आपको उस दिन भी पढ़ाया होगा जिस दिन मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाई होगी, नहीं तो उस दिन के नोट्स निकालना, वहां पे भी मैंने लॉर्ड मियो की बात की है। ये आपके कनिष्ठ के पेपर में आता है पहले वाले। तो केंद्रीकरण का मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन। अविकेंद्रीकरण के मतलब बाहर बाहर। ये विकेंद्रीकरण है ना, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा? ये सेंटर की ओर सारी पावर यहाँ पे। अविकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? समझ पा रहे हो ना आप इस बात को? तो धन के साधनों का केंद्रीकरण न हो ये कोशिश करेगा राज्य। जैसे एग्जांपल देखो आप, मैं तुम्हें उत्तराखंड का जीके पढ़ाता हूं। पौड़ी है, पौड़ी में एक शहर है सतपुली, यस और नो? और सतपुली में एक मेला लगता है दंगलेश्वर महादेव। तो सतपुली में एक मंदिर भी है दंगलेश्वर। ठीक है, आज मैं इसका ब्लॉग अपलोड करूंगा तो इसे देख भी लेना, इसीलिए बता रहा हूं ये वाला एग्जांपल। ठीक है, और उस पर कमेंट करना हर हर महादेव। तो सतपुली में दंगलेश्वर मेला, दंगलेश्वर मंदिर है, उसी के सामने से एक रोड गई है आगे के लिए। उस जगह का नाम एक छोटा सा गांव रैतपुर। अब वहां पे एक कच्ची रोड कट रही थी बिल्डोजर के द्वारा, बिल्डोजर ने ऐसे मारा होगा यहाँ पे, और अंदर से एक गुफा टाइप की निकल गई, और उस गुफा में छोटे 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 दुनिया भर के शिवलिंग है। इंस्टाग्राम में आप लोगों ने रील देखी होगी, बीच में खूब वायरल हुई थी। ऐसे शिवलिंग बहुत जगह देखने के लिए भी मिलते हैं। जैसे आप कल्पेश्वर नाथ जाओ तो आगे जाके भी ऐसा देखने के लिए मिलता है, जो मतलब इनकी ससलधारा महादेव करके एक जगह है रैतपुर में, तो वहां पे कल्पेश्वर महादेव के जैसा है, वो मैंने ब्लॉग में भी बोला था। आप पाताल भुवनेश्वर जाओ तो पाताल भुवनेश्वर में तो यही चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो नॉर्थ ईस्ट में भी ये चीजें बहुत सारी थी। बिल्डोजर ने काटा होगा पहाड़ी को, और उसके अंदर से एक छोटा सा गुफा निकला है, वहां पे शिवलिंग के जैसे चीजें निकल गई। अभी तक इस जगह को कोई देख नहीं रहा था। अभी तक यहाँ दुनिया भर की झाड़ियां झाड़ियां हो रखी, लोग गाय चरा रहे, उसी क्या पता नीचे गुफा वहीं पे। ठीक है, अचानक से पता चला कि यहाँ पे ये सिस्टम है। अब वहां लोग जाने लगे सोशल मीडिया के थ्रू, वहां पे दुनिया भर की भीड़ होने लगी, लोगों को पता चल गया। मैं भी तभी गया, मैं होली में गांव गया था, मैंने कहा छुट्टी तो चले जाता हूँ यहाँ पे। अब दिमाग लगा के रैतपुर जो गांव है उन्होंने यहाँ पे ना दुकान खोल दी। अब वो भाई तेल बेच रहा है, प्रसाद भी बेच रहा है, धागा भी बेच रहा है,
चुनरी भी बेच रहा है। अब वो देखना कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएगा। अगल बगल तो कुछ है ही नहीं, और लोग इतने ज्यादा आ रहे हैं। जब वहां पे पता चला कि 1 2 3 महीने पहले महाशिवरात्रि भी था शायद से कुछ था, तो वहां इतनी भीड़ लगी थी कि 2 3 किलोमीटर तो लोग लाए पैदल, गाड़ी बैन हो गई थी वहां ना, गाड़ी मत लाओ, पैदल पैदल आओ, इतनी भीड़ लगी थी। लोगों का धार्मिक आस्था ज्यादा होती है। और जिस दिन मैं गया था वहां पे 2 दुकानें और बन रही थी। एक तो कंप्लीट बन चुकी थी, जो प्रसाद उरसाद बेच रहा है, जो चाय चुई बेच रहा है, और मैगी मूगी बेचेंगे जब लोग इतनी दूर जाएंगे तो अब उन लोगों का ये सिस्टम हो जाएगा ना। पर यहाँ पे क्या लिखा है कि धन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो। केंद्रीकरण मतलब तो ऐसा ना हो कि एक ही आदमी वहां पे सत्ता जमा लेगा कि अब यहाँ पे कोई दुकान नहीं खुलेगा, जो होगा मेरा। केंद्रीकरण तो एक ही हो जाएगा ना। तो लिखा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण। तो उस गांव के जो भी लोग अपनी अपनी दुकान जहां पे खोलना हो से खोल सकते। ऐसा नहीं कि एक बंदा खोल देगा कि मिल पहल खोले आलो अब कोई नहीं आले में, ऐसा नहीं कर सकता ना। धन का साधन हो गया वो, और धन के साधन का केंद्रीकरण नहीं कर सकते कि एक ही आदमी उससे पैसा कमा रहा, ऐसा नहीं कर सकते। आप नहीं समझ पा रहे हो? मार्केट में किसी की रिबॉक की शॉप है तो वो नहीं बोलेगा कि मेरी मेरी हो गई और कोई नहीं खोलेगा। धन के साधन का कोई गोलगप्पे बेच रहा तो ये नहीं बोलेगा बस गोलगप्पे मैं तो अब कोई नहीं। केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर केंद्रीकरण हो जाता तो यहाँ पे ये आदमी क्या बोलता कि मेरे अलावा कोई भी दुकान नहीं खोलेगा। मगर केंद्रीकरण तो नहीं होने देगी गवर्नमेंट, तब और लोग भी वहां पे दुकानें खोल रहे, और देखना वो बहुत अमीर हो जाएंगे 2 4 दिनों बाद, 2 4 महीनों बाद। ठीक है, तो बढ़िया है ये भी। तो इसलिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। मैं कहता हूँ कि बीच बीच में अपने गाँव जाया करो। क्या पता तुम्हारे गाँव में कुछ ऐसी चीजें निकल गया अल्ले, उसके बाद तैयारी छोड़ के अपने गाँव में जाके मस्त दुकान खोलनी है। दंगलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है भाई? कोई दिक्कत किसी को? दंगलेश्वर मेला कहाँ लग रहा है? बॉडी में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? चलिए, उसी रोड पे आपने रिको ललोदी का नाम सुना है? कौन है रिको ललोदी? मैं पति शाह का सेनापति। रिको ललोदी का निक नेम क्या है? गढ़वाल का भीम। रिको ललोदी का निक नेम क्या है? गढ़वाल का रखवाला। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? अरे, तो मैं जी के पढ़ाऊं, उत्तराखंड पढ़ाऊं, क्या समझाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। एक आदमी है जिसका नाम है रिको ललोदी। ये मैं पति शाह का सेनापति है। रिको ललोदी को गढ़वाल का, और रिको ललोदी को गढ़वाल का। और इस पे एक बुक लिखी गई है। अब वो बुक लिखी है रूप मोहन सकलानी ने। रूप मोहन अबे गरिमा सकलानी, कम से कम ये तो याद होना चाहिए है। तो रूप मोहन सकलानी ने कौन सी बुक लिखी है? गढ़वीर महाकाव्य। इसे याद कर लो, लिख लो, कल पूछूंगा आपसे। रूप मोहन सकलानी ने कौन सी बुक लिखी है? गढ़वीर महाकाव्य। तो गरिमा सकलानी कल इसे याद करके लाएगी। तो गढ़वीर महाकाव्य बुक लिखी है रूप मोहन सकलानी ने, किसके ऊपर? रिको ललोदी के ऊपर। और इसी में उसको वीर बोला है। तो गढ़वाल का भीम भी और गढ़वाल का, और किसका सेनापति था ये? मैं पति साहब इसको बाद में मरवा देता है। मैं पति साहब को भटका देते ना उसके चमचे चुमचे, बाद में वो कुमाऊं का युद्ध करता है, उधर ही ओम नमः शिवाय कर देता। तो कभी आपको मौका मिलेगा सतपुली मार्केट जाने का, तो सतपुली मार्केट से ऊपर ही राइट हैंड में एक बड़ा सा बोर्ड होगा, और उस पर लिखा होगा लोधी रिखोला मार्ग। सड़कों पे नहीं लिखा आता था ये मार्ग वो मार्ग। तो लोधी रिखोला मार्ग पे ही जाना है 5 6 किलोमीटर। वहीं आपको दंगलेश्वर महादेव का मंदिर भी मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे आपको ये शिवलिंग वाला भी सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, खैरासैंण वाली रोड है वो। वहीं का त्रिवेंद्र सिंह रावत भी है। मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था ना कुछ दिन पहले, खैरासैंण का सूरज है। नंदन सिंह बिस्ट, नंदू भाई तो उधर का ही है। कोई दिक्कत किसी को? और वापिस तुम अपने नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ो, कहाँ इसके चक्कर में हो। बट याद रख लिया करो भाई, है ना, बेसिक बात है। अल्टीमेट गोल तो सबका नौकरी पाना है। नेक्स्ट लिखिएगा, कहां तक पहुंच गए दोस्त? सी तक लिखो। ई, सी के बाद ई आता है डी। अंग्रेजी काफी तेज है मेरी। आज सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। बताओ क्या है इसमें दोस्तों? बताओ हिमांशु, इसमें क्या है? हाँ नीलम, कुछ नहीं है इसमें। इसमें कुछ नहीं है, लिख दो। अंकिता कह रही है इसमें नहीं है कुछ नहीं, तो 39 के डी में कुछ नहीं लिख दो आगे। लिखेंगे समान कार्य हेतु समान वेतन। समान कार्य हेतु आप में से तुम्हारे गली मोहल्ले में तुम्हारे छोटे बच्चे भाई 3 4 5 6 में जो पढ़ते होंगे, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, किसी को कोई जानकारी इसकी? अरे आपके जो शादीशुदा है उनके बच्चे भी होंगे ही,
जो बच्चे होंगे तो दो तीन में अगर वो पढ़ते होंगे, अजीत शादीशुदा नहीं है, उनके भतीजे होंगे, कोई होगा, कोई भांजी होगा, कोई ऐसा है जो दो तीन चार में पढ़ता होगा किसी प्राइवेट स्कूल में, कोई तो होगा तुम्हारी नजर में। ओके। तभी तुम उसके स्कूल हो गए होंगे, तो तुम उनके टीचर्स को भी मिले ही होंगे, देखे भी होंगे तुमने टीचर। तो ज्यादातर रेशियो अगर स्कूल में 10 टीचर है तो उसमें से 8 गर्ल्स होंगी और दो। ऐसा कभी आजमाया, गौर किया तुमने? आपके बच्चे जाते हैं स्कूल में तो उनकी मैडम है कि सर है? आदि तो मैडम ही है। रूल यही है कि अधिकतम क्या होंगे, मैडम, है ना? क्यों होता है ऐसा? अब जैसा ये हिमांशु, इसने बीएड वेड किया है, सब कुछ टॉपर है। मैंने कल तुम्हें ग्रुप में बताया भी था कि कोई टीचर की नौकरी करना चाहता, क्या नहीं करना चाहता। अब ये हिमांशु अगर किसी स्कूल में पढ़ाएगा सुबह से लेकर शाम तक, तो मिनिमम चाहता होगा कि 15-16 हजार, 10-12 हजार तो मिले यार, मैं क्यों सुबह से शाम तक स्कूल में पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब कुछ कुछ लड़कियां क्या है कि 12 पास कर दी, घर वाले बोले तुम्हारी शादी करा दे, तो बोले नहीं, तो बोले मैं स्कूल में पढ़ा लेती हूँ। अरे स्कूल वाले बोले 3 हजार देंगे, वो बोले हाँ ठीक है 3 हजार, क्योंकि वो तो पढ़ा इस ले रहे कि घर वाला ब्याह नहीं करा दिया। तो लड़कियां प्राइवेट नौकरी को 3-4-5 हजार में करने को तैयार है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप अपनी बच्चे की स्कूल में उनकी मैडम को पूछना आपको कितनी सैलरी मिलती है प्राइवेट स्कूल होगी तो। अगर 5 हजार से किसी को ज्यादा मिले तो पढ़ाना ही बंद कर दूं। हाँ, अगर बहुत बड़ी स्कूल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो जाके मैं समझ सकता हूँ। मगर जहाँ बच्चे 150 बच्चे बैठे हुए हैं, जो छोटे हर गली मोहल्ले में नहीं, छोटी मोटी स्कूल है, तो वहां सर ही नहीं पढ़ा रहे, वहां मैडम ही पढ़ा रहे। आजकल मैं अपनी भतीजी के एडमिशन करने के लिए भी घूम रहा हूँ इधर से उधर, तो जहां भी मिले पुरुष तो मिल ही नहीं रहे, सारी की सारी महिलाएं मिल रही। क्यों? क्योंकि महिलाएं 5 हजार में पढ़ाने को तैयार है। वो समझता है मेरे टाइम की क्या है, वैल्यू है। तो महिलाएं कम सैलरी, महिलाओं को हमेशा क्या मिले, कम पैसा मिला है। मगर जब बात सरकारी नौकरी की आएगी तो समान कार्य है तो समान वेतन। इन न कि तुम सरकारी नौकरी निकाल, उसने भी पेपर निकाल कर निस्ताया का, उसने भी कर निस्ताया का, एक को मिल रहे 47 हजार रुपए, एक को 13 हजार रुपए, चल गए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, इन केस अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो, है ना? आपने देखो कपड़े की दुकान में गए तुमने, तब वो बोल रहा ना कि छोटू कपड़े दिखाना, तो उस छोटू को कम से कम 10-12 हजार मिलते हैं। और जो बोलती छुटकी कपड़े दिखाना तो 5-6 हजार ही मिल रहे उसे। मोबाइल की दुकान में आप जाते हो, लड़कियां जो काम कर रही है उनको 5-6 हजार रुपए मिल रहे हैं। मगर अगर किसी मोबाइल की दुकान में लड़का काम कर रहा हो, 10-12 हजार रुपए ले रहा होगा। लड़का कर ही नहीं सकता 3-4 4 हजार को दिन महीने में दारू पी जाता हो। उसके बाद उस भाई के जैसा होगा तो, क्या था उसका नाम, गोल्डन, गोल्डन भी है। गोल्डन तो सस्ता पड़ता है यार, मतलब 5-6 दिन चलेगा ना। दिलबाग तो एक ही बार में खाना पड़ता है, उसमें ज्यादा नुकसान है ना। जैसे बीड़ी पीने में ज्यादा नुकसान नहीं है ना, चलेगा ना 1 दिन 3 दिन, कितने दिन चला देता अपना बीड़ी का बंडल। झूठ मत बोल भाई, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सिगरेट, सच बता दे तू। कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो अपने कान बंद करो यार। है, एक बार तो ट्राई किया था तूने, उस दिन नहीं किया था? झूठ बोल रहा है। सरकारी नौकरी में क्या व्यवस्था है मेरे दोस्त? समान कार्य के लिए समान वेतन। ये जबरदस्ती इसलिए ऐड किया गया कि आप समाज में ना, पहले कितना रहा होगा भेदभाव। महिला अगर काम करती थी तो उसकी तवज्जो कम मानी जाती थी। एक बार मैंने ऑनलाइन क्लास में बोला भी तो, और आज भी बोलूंगा, धरती पे मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगा है वो हाउसवाइफ का लगा है। मुझे नहीं लगता कि हाउसवाइफ से ज्यादा कोई काम धरती पे करता हो, चाहे प्रधानमंत्री चाहे वो राष्ट्रपति है। वो दिन भर सुबह उठेगी, जो भी हाउसवाइफ होगी वो 4 ही बजे उठ जा रही है। 4 नहीं तो साला 5 बजे तो कंफर्म है, 6 बजे उठेगी तो मार खाएगी। सच में 5 बजे उठ के अपना नित्य कर्म, झाड़ू, वो बोला ब्रश व्रश करना, फ्रेश अप होना, जो भी होगा। अगर सुबह सुबह नहाती हो तो ठीक है, ना झाड़ू भी लगाना, पोछे भी लगाना। अब घर भी ऐसे बना रखे, 3 मंजिला मकान बना रखे, अरे 2-3 कमरे झाड़ू पोछा लगाएगी। उसके बाद नाश्ता नूश्ता भी बनाना होगा, फिर बच्चे उसको भी तैयार करना होगा। अब किसी से चींचा नहीं कर रही है, उसे स्कूल भी भेज दे रही है, स्कूल से घर भी आना है, दिन का खाना तब तक बना के तैयार भी रखना है, फिर शाम को भी स्नैक्स में चाय भी बना रही है। सास अगर जवान भी तो बहू को बोली चाय बना दे। फिर सब्जी उब्जी लेने भी जाना पड़ेगा, सब्जी घर का भी काम देखना पड़ेगा। और बीच में सोशल फंक्शन भी होते होंगे कि मामा की लड़के की शादी, चाचा के, नाना के, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। और लास्ट में तब बोल दे कि तू कर दी किसे, गाड़ी तो रह तू। अब पति नौकरी करने जा रहा, सुबह 10 से 5 सरकारी नौकरी करता, 10 से 5 काम क्या कर रहा, तो वही तो काम कर रहा ना। वो सोचता कि सब मैं ही हूँ बस। मुझे ऐसा लगता है। मैं तो अपनी भाभी को देखा हूँ, मेरी भाभी प्योर हाउसवाइफ है, प्योर मतलब कोई नौकरी की तैयारी नहीं, कुछ नहीं। ओनली ऑन 12th पास करा है, तो सरकारी नौकरी की ना कभी तैयारी करी। वैसे भी हम गाँव के रहते हैं, मेरे तो दोनों बड़े भाई भी प्राइवेट नौकरी करते हैं। मैं ही हूँ जिसने सोचा कि सरकारी नौकरी करता हूँ, पर कर नहीं पा रहा हूँ। तो हमारे घर में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं भाभी को देखता हूँ, सुबह उठना, छन्नी में जाना, ग्यूल करना। वो तो ऐसा है कि मेरी मम्मी जवान है तो मेरी मम्मी ने काम ही फिक्स किया है कि छन्नी का काम मेरा, घर का काम तेरा। मेरी मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो मेरी भाभी छन्नी में नहीं जाएगी, ऐसा फिक्स है।
बट फिर भी आप देख तो, अब बच्चा रोता है ना कभी बार छोट छोट, तो हम दादा दादी के पास ज्यादा चुप रहता हो, मगर कई बार वो चुप ही नहीं होता, सो मम्मी ही चाहिए होती है, मम्मी परेशान तो फिर वो मम्मी के पास रह जाएगा। वो करे तो करे क्या मम्मी। इसलिए जिनकी शादी नहीं हुई है, जब तक नौकरी नहीं लगे शादी करने थोड़ा टहलाते लेगा, थोड़ा 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 धीरे धीरे कर। जब नहीं हो पाएगा तो क्या करें, तब करना ही पड़ेगा। और अगर हाउसवाइफ बन जाओ तो फिर मजबूती से पहले से तैयार रहना कि भाई, है ना, हाउसवाइफ बनने के लिए गट्स चाहिए भाई। नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद, FE, लिखो जल्दी से। स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग ना हो। स्वास्थ्य, शक्ति, बाल आयु का दुरुपयोग नहीं। ठीक है, कोई स्त्री पुरुष है, उसके स्वास्थ्य का तुम दुरुपयोग नहीं कर सकते हो। लाइक कोई मैं टीचर हूं, अगर सरकारी टीचर हूं और मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, मगर प्रिंसिपल बोला पढ़ाने जा पढ़ाने जा पढ़ाने जा, तो स्वास्थ्य सही ना, तो उसका दुरुपयोग मत कर, नहीं हुआ अभी कंडीशन तो मत कर, है ना। शक्ति का इतनी पावर्स नहीं है मेरे पास, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, हमारे गांव में एक भैया है, और वो भैया थोड़ा सा अपाइस टाइप के, मतलब उनका एक पाँव थोड़ा सा लचक लचक के वो चलते, अब उनका कोई नहीं है। उनकी मम्मी की डेथ हो गई, उनके पापा की डेथ हो गई, वही है। उनके भाई लोग हैं वो दिल्ली दिल्ली रहते हैं, तो गांव में अकेला रहता है, शादी भी कुछ नहीं हुआ, काफी बुजुर्ग भी हो चुके हैं अब तो। मगर जब कभी मनरेगा का काम आता है, तो वो मनरेगा का काम करने के लिए आ जाते हैं गाँव में हमारे साथ। तो उनको ये भी नहीं बोल सकते कि मत आओ। और जैसा मजदूरी हम करते, पत्थर उत्तर ढोना मनरेगा में किसने, तो क्या होगा मनरेगा का काम, तो वो भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या बोलते हैं कि घर से पानी की बोतल लिया, उसको पानी पिला दे, दिहाड़ी उनकी भी पूरी लगती है, बट वो पानी की बोतल इधर से उधर तो कर ही सकते हैं। तो उनकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे ना, कि मनरेगा में सब पत्थर ढो रहे, तू भी पत्थर ढो, और उसका काम करने का भी अधिकारी है, तो ये नहीं कर सकते। तो आप किसी की शक्ति का, किसी की बीमारी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, किसी की आयु का, उसके बस के छोटा बच्चा का काम करने के लिए उसको नहीं बोल सकते ना तुम। ठीक है, ये हमने मौलिक अधिकारों में भी देखा होगा, अनुच्छेद 24, बाल श्रम, याद आ रहा आप लोगों को। तो ऐसा आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये अच्छे तो हैं बट पेपर में नहीं आता, इसके अलावा कुछ। ठीक है, एंड लास्ट में जो पेपर में आता है वो आता है F, ये भी लिख लीजिए। बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधाएं एवं अवसर। बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधाएं एवं अवसर। बाल विकास हेतु सुविधा आपको मिलनी चाहिए, अवसर भी तो वही हो गया ना, सुविधा और अवसर एक ही बात हो गई, है ना। अवसर को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, अपॉर्चुनिटी, है ना। और सुविधा को अभी तुमने बोला था फैसिलिटी। तो ये सारी चीजें मिलनी चाहिए बाल के विकास के लिए, बाल विकास बोले तो बच्चे का डेवलपमेंट के लिए सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ओके, और इसके बाद क्या बच गया है, याद आ रहा आपको कि 39 के ABCD अलग होंगे और 39 का ये ए अलग होगा, इसे लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, लिख लीजिए। आप लोगों को पहले से पता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय कि सबको क्या मिलेगा, समान न्याय, और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, धीरज भाई ये बताएगा कि मैंने निःशुल्क सही लिखा है कि गलत लिखा है। तेरा नाम थोड़ा ना धीरज है, तेरा नाम तो नीलम है। सही कैसे लिखना है फिर, अरे उसको बताने दो, या उसको भी तो अधिकार है पढ़ने का, भी तो बोला कि सबके अधिकार है, समान अवसर मिलने चाहिए। बोल भाई, ये सही उपसर्ग बोलते से विसर्ग बोलते, मेरी बेइज्जती हो जाएगी ऑनलाइन में भाई, कि तू उपसर्ग और विसर्ग नहीं बता पा रहा बच्चों को। ये सही है मेरे भाई। अच्छा, और अगर मैं ऐसा लिखूं मेरे दोस्त, तो ये भी सही है, ठीक है, याद रखना, ये भी सही है और ये भी सही है, पर जो लिखा है वो गलत है ना। ये शुद्ध वर्तनी में आएगा 1 नंबर का, क्या पता यही वाला टपक जाए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये 39 था। ठीक है, 40 सबको पहले से पता है, पेपर में भी आता है, क्या है 40, ग्राम पंचायतों का गठन। इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पंचायत है तो मैं A to Z जितना था वो पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, तो अब
फट 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 से अनुच्छेद लिख लीजिएगा, फिर हम हिंदी पढ़ेंगे। 40 में क्या लिखेंगे? ग्राम पंचायतों का गठन। इंपॉर्टेंट करना है इसे। 39 में 39 का डी और 39 का जो अलग से ए है, उन दोनों को तो भूलना भी मत आप। 40 में क्या है भाई? ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट लिखो 41, जल्दी लिखो दोस्त यार। लिखिएगा कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि आपको काम, शिक्षा और सहायता, सरकारी सहायता पाने का क्या है? अधिकार है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। ये कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं कि आपको मिलनी चाहिए, ये आपके अधिकार है। और अगर आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, ये किसका दिमाग था? बीएन राव जी। और बीएन राव जी कौन है? आपको ये चीजें मिलेंगी कुछ स्पेशल कंडीशंस में। कुछ इस देखो, काम भी हमें मिल जाएगा अगर आप हट्टे कट्टे हो, पढ़े लिखे, तो आपको काम मिल जाएगा। आपको शिक्षा भी सरकार दे ही रही है, आपको सहायता भी मिली जाएगी। मगर कुछ ऐसी दशाएं हैं कि जहां पे अगर हमें नहीं मिल रही तो सरकार दे देती है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, वो कौन सी दशाएं हैं? लाइक वो दशा हो सकती है बेकारी। बेकारी दशा का मतलब बेरोजगारी का भाई है बेकारी। बेरोजगार का भाई क्या होता है? बेकार। तो बेकारी का मतलब क्या? जिसके पास कोई भी काम नहीं हो। जिसके पास कोई भी काम नहीं हो, पूरा हट्टा कट्टा है, सरकार अभी उसके पास कोई नौकरी नहीं है, वो प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर पा रहा है, ऐसे उसको लग नहीं रहा है कि प्राइवेट नौकरी उसके लायक नहीं मिल रही है, जो भी होता है। तो कई बार तुमने देखा होगा सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाता है। बहुत सारे राज्यों में बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। आपका भी जो एक होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम मेरा होता है, उस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम लिखाने से बेरोजगारी भत्ते ही मिलते थे पहले। अभी तो शायद कुछ पैसा मिलता नहीं है, मिलता है पता नहीं, भगवान जाने। बट बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है कि ये बेरोजगार है तो यार कुछ नहीं है इसके पास, तो कुछ तो दे दो इसे, महीने के 200 रुपए दे दो इसे, गोल्डन। तो बेकारी में कुछ दशा एक का एक काम मिल सकता है। अब बेकारी के अलावा इसमें एक और शब्द है बीमारी। तो बीमारी में भी आपको क्या मिल जाती है? सहायता मिल जाती है। आप कई बार बीमार होते हो, आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं, मगर सरकार ने इतने सारे कार्ड बना रखे हैं कि आपको क्या मिल जाता है? पैसा मिल जाता है, या फ्री का क्या मिल जाता है? इलाज मिल जाता है। और इसमें एक और है, अब वो है वृद्धा। तो जो वृद्धा होती है वो भी काम धाम नहीं कर सकती है, मगर सरकार द्वारा उनको पैसे के लिए क्या दी जाती है? पेंशन दी जाती है। ठीक है। इसके लिए एक और शब्द आता है असहाय। असहाय। ठीक है। मतलब जो कोई अपाहिज है, कोई दिव्यांग है, तो उनको भी सरकार द्वारा क्या दी जाती है? पेंशन दे दी जाती है। तो सरकार मतलब क्या करेगी? कुछ दशाओं में सरकार आप लोगों को ऐसे सहायता करती रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। असहाय को निशक्तता, असमर्थता ऐसा लिख सकते हैं ना आप लोग। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी आप लिख लीजिएगा कि भाई कुछ ऐसी दशाएं हैं जहां पे सरकार हम लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाती है। हमारे पास पैसा नहीं है तो सरकार बोलती फ्री में पढ़ लो। हमारे पास काम धंधा कुछ नहीं है तो सरकार हमें एक काम भी दे देती कि ये वाला काम कर लो, वो वाला काम कर लो, एक एक से स्कीमें चलाती है। हमारे पास बीमारी है, इलाज के लिए पैसा नहीं है तो सरकार फ्री में हमें इलाज भी प्रोवाइड करवा देती है। हमारे घर में बुजुर्ग है, अब बुजुर्गों के लिए कोई पैसे कमाने वाला नहीं है, बुजुर्ग अब पैसे कमा भी नहीं सकते, तो सरकार उनको फ्री में पेंशन दे देती है। कोई हमारे समाज में, हमारे घर में असहाय है, विकलांग है, दिव्यांग है, वो पैसा नहीं कमा सकते, तो सरकार उनको फ्री में पेंशन भी दे देती है। तो कुछ दशाओं में सरकार आपको क्या करेगी? मदद करेगी। ठीक है, सहायता प्रोवाइड कराएगी। यह सहायता एजुकेशनल भी हो सकती है, यह सहायता इकोनॉमिकल भी हो सकती है, सहायता मेडिकल भी हो सकती है। आपको गवर्नमेंट क्या देगी? हेल्प करेगी। ठीक है, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए आपके पास कि यार भाई मैं ऐसा हूं, कुछ मदद कर दो, तो सरकार मदद करती है। ऐसे नहीं है कि नहीं करती सरकार। ठीक है, आप रोडवेज की बस में चले जाओ तो वहां पे भी देखा होगा विकलांग दिव्यांगों के लिए अलग से सीट होती है, बुजुर्गों के लिए अलग से सीट होती है। तो सहायता ही तो हो गई। अब पहले से सीट फुल हो रखी, कोई बुजुर्ग आया उसके लिए सीट नहीं मिली तो बोलेगा यार दे दो ना, तो सरकार मतलब कोशिश करती है कि तुमको क्या करे? सहायता दे। ओके, नेक्स्ट। कहां तक पहुंचे? 41, 42 लिखेंगे। न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में काम कराया जाएगा।
न्याय संगत, मानवोचित दशाओं में कार्य करवाया जाए। ठीक है, न्याय संगत मानवोचित दशाओं में कार्य करवाया जाए। न्याय संगत बोले तो जस्टिफेबल होगा, मतलब जहां पे करने लायक होगा वही काम करेगा। कोई काम करने लायक भी ना जबरदस्ती काम नहीं कराओगे। मानवोचित कौन सी संधि हो गई भाई? पूर्ण से मानव के लिए उचित होगा। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल क्या है? देखो पेपर में ही आएगा तो कंफ्यूजन मत होना, काफी महत्वपूर्ण है। क्लास से शुरू भी बताया था मैंने कि न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में ही आप काम कराओगे। जैसे मैंने अपने गांव के भैया का भी एग्जांपल दिया था, यशपाल भाई का, कि अगर वो थोड़ा दिव्यांग है तब वो काम करने के लिए आते हैं तो उनके लिए मानव उचित दशाएं हैं। वो काम मजदूरी का काम तो कर नहीं सकते हमारे जैसे, तब उनको बोला कि पानी की बोतल से पानी पिला दो, तो पानी की बोतल इधर से उधर ट्रांसफर करवा देते। लोग काम कर रहे हो तो आराम से। मनरेगा का काम ऐसा तो नहीं है कि भयंकर काम होगा, नॉर्मल नॉर्मल काम हो जाता है। ठीक है, और इसी में तब ऐड किया है, या इसी में एक पॉइंट आता है, उसे याद कर लीजिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रसूति सहायता, महिला प्रसूति सहायता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास शुरू होने से पहले भी मैंने इस पे चर्चा करी थी, तो ध्यान रखना। प्रसूति सहायता का उपबंध जो किया गया है वो भी इसी के तहत किया गया है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जब डिलीवरी वाला केस होता है तो महिलाओं को सरकार के द्वारा ऑफ दे दिया जाता है, लीव दे दिया जाता है, क्योंकि मानव की उचित दशाएं नहीं है। अगर आप पुलिस की नौकरी करो, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करो, वैसे तो हर नौकरी में होता है, तो वर्दी की नौकरी कैसे करनी है? अगर डिलीवरी वाला केस है तो सरकार बोलती है यार अब उचित नहीं है, मानव के लिए उचित नहीं है, आप घर पे रहो, आपको पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये खूब आता है। प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो अभी थोड़ा हिंदी पढ़ लेते हैं, टाइम काफी लग गया है इसमें। नीति निषेध तत्व कहां से शुरू है? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 कहां से लिए गए हैं बोलो? आयरलैंड से। आयरलैंड खुद कहां से लेता है बताओ? स्पेन से। इसका मेन उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? लोक कल्याणकारी राज्य की, राज्य मतलब देश। ठीक है, कुल मिला के ये है कि कुछ ऐसा काम करना कि देश तरक्की की राह पे आगे बढ़ता ही रहे। ओके, फिर हमने बोला कि इसमें अनुच्छेद भी होंगे, सॉरी हमने बोला कुछ स्टेटमेंट भी दिए थे। ठीक है, स्टेटमेंट सबसे पहले बी आर अम्बेडकर देता है क्या? अनोखी विशेषता। ठीक है, याद आ रहा है आपको? फिर केटी शाह देता है, बताओ क्या? ऐसा चेक है कि बैंक अपनी मर्जी से क्या करता है? अदा करता है। फिर टी कृष्ण ब्रह्मचारी देता है, कौन है क्या देता है? कि सच्चे कूड़ादान। और ऑस्टिन का नाम तो आपको याद रखना है, क्या बोलता है? मूल आत्मा। जबकि आत्मा पहले भी बोला गया है किसको? प्रस्तावना को। आत्मा पहले भी बोला गया किसको? 32 को। अब 32 को बोला किसने? उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया 36 में परिभाषा, 27 में ये वाद योग्य नहीं है या इनके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। 38 में हमने देखा कि 3 प्रकार के न्याय मिलेंगे और ये 3 प्रकार के न्याय ऑल्सो इन प्रेमबल प्रस्तावना। 39 में हमने डी देखना है, समान कार्य हेतु समान वेतन। ये पॉइंट आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक ये है 39 का ए, 39 का ए में क्या था? समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, ये तो हमारे मौलिक अधिकारों में भी है, अगर हम वकील वकील नहीं कर पाते तो हमें विशुल्क विधिक सहायता मिल जाती है। बाकी निःशुल्क कैसे लिखना ये बात हमें पता चल गई। उसके बाद हमने देखा होगा कुछ है इसमें 40, जो हमें पता है ग्राम पंचायत है तो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा सहायता आपको मिलेगी। कुछ कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि गवर्नमेंट में खुद क्या करती है? हेल्प करती है ना। नॉर्मल तो यही रूल है कि हम सरकार इस पे डोर को क्लोज ही कर दे। और नॉर्मल तो हम ये देखते हैं हम सरकार का काम करेंगे तो सरकार हमें पैसे देती है, मगर जैसे कोई वृद्ध है तो सरकार का काम भी नहीं करा, सरकार तब भी पेंशन देती, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। तो कुछ दशाएं ऐसी है ना कि उनके घर में जो कमाने वाला था वो रहा नहीं, वो विधवा हो चुके, तो सरकार उनको क्या दे देती है? पेंशन दे देती है। कोई दिव्यांग है तो वो कमा नहीं पा रहे तो सरकार उनको पैसा दे देता है। कोई बीमार है वो इलाज नहीं कर पा रहा तो सरकार उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी दे देता है। तो लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ भाई? 41 में। 42 में भी लिखा है कि जब भी हम किसी से काम करवाएंगे तो मानव के लिए उचित होना चाहिए। आप किसी से ऐसा काम नहीं करवा सकते जो उसके लिए मानव की दशाओं के लिए उचित नहीं है। आप दिन भर किसी से धूप में काम नहीं करवा सकते, आप किसी से लगातार 14 घंटे काम नहीं करवा सकते, ब्रेक देने ही देना पड़ेगा। समझ में आ रही है आप लोगों की बात? और यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके ये आता है प्रसूति सहायता। महिलाओं को जो प्रसूति सहायता मिलती है वो किस आर्टिकल के तहत मिलती है, तो हम क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं आता? जी ऑस्टिन वाला पॉइंट याद रख लेना, समान निःशुल्क विधिक सहायता याद रख लेना। 39 का ग ओ घ जिसमें वो है समान कार्य हेतु
समान वेतन, वो वाला पॉइंट याद रख लेना। प्रसूति वाला पॉइंट याद रख लेना। 3 प्रकार की न्याय की जो बात है वो भी याद रख लेना। इसके अलावा कहाँ पे हो वो भी याद रख लेना। बी एन राव का क्या स्टेटमेंट था, बी एन राव क्या चाहते थे, वो भी मुद्दा याद रख लेना। क्या नीति नहीं दे सकते तो वाद योग्य है या इनके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, ये क्या मुद्दा है, इसको भी आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा याद। बाकी आगे का जो भी मामला होगा वो नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत किसी को? अब पढ़ते हैं आगे।